हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो थर्ड क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे क्लास में बता दो, आज कोई ऐसा पर्सन जो पहली क्लास अटेंड कर रहा हो? आप पहली कर रहे हो, और कोई नहीं? अच्छा, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक बार ये लाइव वाले भी बता देना, ऑडियो वीडियो सब ओके है या नहीं। ठीक है, चलिए मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आज पुराने कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चलूंगा ताकि जो नए आए हैं उनको भी समझ में आ जाए। अभी तक हमने इनकम टैक्स के अंदर क्या किया था? सबसे पहले जो 2 क्लासेस में सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ को हमने डिटेल में एनालाइज कर लिया दैट इनकम टैक्स कहां से आ रहा है। मेन हमने क्या सोर्सेज बताए थे? सबसे पहले कहां से फ्लो करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। कौन सी लिस्ट में हम आ रहे हैं? यूनियन। और टू बी प्रिसाइज यूनियन में भी कहां पर आ रहे हैं? एंट्री नंबर 82 में आ रहे हैं। एंट्री 85 नहीं, एंट्री नंबर 82 में आ रहे हैं। इसके बाद अगली चीज हमारी क्या पर आ गई? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, मगर इसको टाइम एंड अगेन क्या कर दिया जाता है? अमेंड। अमेंड करने के लिए जनरल तरीका क्या होता है हमारा? हम बजट के समय फाइनेंस एक्ट अप्लाई करते हैं, फाइनेंस एक्ट से हम अमेंडमेंट कर देते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। हमारे ऊपर कौन कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो रहा है? टिल फाइनेंस एक्ट 2020। इसके बाद हमने पढ़ा था अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट कुछ टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट भी आ सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिनसे अमेंडमेंट की जा सकती है। ये तभी आते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हो, हर साल आने की जरूरत नहीं होती। 2020 में आया था टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, बट हमारे पे वो अप्लाई नहीं कर रहा। हमारे आईसीआई ने डिसीजन लिया है दैट वो हमारे पे अप्लाई नहीं कर रहा। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स और एक्ट में क्या फर्क था? क्या फर्क था एक्ट और रूल्स में? रूल्स किसने बनाए थे? गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, पार्लियामेंट नहीं बनाए थे। इसका मतलब रूल्स आर अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल्स के अंदर अगर कोई चीज लिखी है, क्या वो एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है? द आंसर इज नो, एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती। इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं बोलता हूं तो टू बी प्रिसाइज कौन सा डिपार्टमेंट है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किसके अंडर आता है ये? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है ये। अच्छा, इसके बाद पढ़ा था हमने नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इज मल्टीपर्पज। ऑफिशियल गजट के अंदर लिख के आप कोई नया रूल बना सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग रूल को चेंज कर सकते हो। कई बार एक्ट में कोई पावर डेलीगेट की गई है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रूल आप उसकी जगह क्या ला सकते हो? नोटिफिकेशन ला सकते हो। अगेन नोटिफिकेशन इज गिवन बाय CBDT। सर्कुलर का काम क्या होता है? अभी तक जो हमने 4 चीजें पढ़े, दे मेक लॉ। सर्कुलर डज नॉट मेक लॉ, सर्कुलर क्लैरिफाइज लॉ। व्हाई डू वी नीड टू क्लैरिफाई लॉ? टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैंने कहा था आईटीओ वाला ऑफिसर और हरियाणा वाला ऑफिसर और महाराष्ट्र वाला ऑफिसर सारे क्योंकि सीबीडीटी के अंडर काम कर रहे हैं, सारे अपना अपना स्टैंड ना ले लें, इसलिए सीबीडीटी जो ऊपर बैठा है वो एक स्टैंड दे देता है सर्कुलर देके, वो उन पे बाइंडिंग होता है। अच्छा, क्या हमारे पे बाइंडिंग होता है? असेसिस पर। अगर हमारे फेवरेबल में होगा सर्कुलर तो हम फॉलो कर लेंगे। अगर हमारे अगेंस्ट जा रहा होगा, क्या हम सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं? यस। हम जो अपील चैनल्स बताए थे उन अपील चैनल्स में जाकर अपने सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं, और सर्कुलर अल्ट्रा वायरस दी एक्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर आए हैं जिनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया और उनकी जगह बाद में फिर क्या आए? नए सर्कुलर आए। लास्ट में हमने जिस पे टाइम लगाया था, लास्ट सोर्स, वो था केस लॉज। केस लॉज क्या होते हैं? अपील का चैनल बताया था मैंने। अपील के कौन कौन से चैनल होते हैं? CIT अपील्स, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही बनाया गया है। इसके बाद अगला क्या होता है? ITAT, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल। उसके बाद क्या आता है? हाई कोर्ट। और लास्ट में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। ये 4 चैनल है। हमने बात करी थी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पास करती हैं, दैट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। पूरे देश के ऑफिसर्स और पूरे देश के असेसिस पे लगता है, तो हरियाणा वाले को भी मानना पड़ेगा, दिल्ली वाले को भी मानना पड़ेगा। बट अगर ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, फिर क्या होगा? उसका दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो दिल्ली के अंदर क्या होगा? बाइंडिंग इफेक्ट। हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र में क्या होगा? परसुएसिव इफेक्ट। परसुएसिव मतलब द ऑफिसर वुड बी परसुएडेड बाय दैट जजमेंट। हो सकता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट कोई रैंडमली जजमेंट पास नहीं करते, वो उसकी जजमेंट को पूरी रीजनिंग के साथ देते हैं, तो वो रीजनिंग कन्विंसिंग ही होती है, वो परसुएड हो जाता है। ना परसुएड हो तो क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड ले सकता है? यस। हमारे सिलेबस में केस लॉज हैं? नहीं। सीए इंटर में केस लॉज नहीं है। सिर्फ क्या देखनी है हमने? लैंडमार्क जजमेंट्स। वो भी क्या हैं? जो आईसीआई ने हमें बता रखी हैं। जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसके अंदर हम उसे करते जाएंगे। फिर हमारी सारी डिस्कशन किस पे आ गई थी? हमने देखा था किसी भी टैक्स का लेवी होता है, और लेवी करने के बाद क्या होती है? उसकी कलेक्शन होती है। कलेक्शन तभी आएगी जब लेवी आएगा।
जब तक किसी चीज पे लेवी नहीं आएगा कलेक्शन की बात उठती नहीं है। कलेक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, किसको पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना है, किस रेट पे करना है, वो सब किस में आ जाएगा, कलेक्शन। लेवी का मतलब होता है लाइबिलिटी अराइज होना, लाइबिलिटी अराइज होना। लाइबिलिटी कब अराइज होती है किसी भी टैक्सेशन लॉ में, जब कोई टैक्सेबल इवेंट हो। अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होते हैं। बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल इवेंट कौन सा है, इनकम अराइज होना। जब तक कोई इनकम अराइज नहीं होगी, अच्छा टैक्सेबल इवेंट, ये लेवी का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन नंबर 4। कल हमने उसको पढ़ा था। सेक्शन 4 ने इनकम टैक्स के लेवी को लाने के लिए क्या क्या बोला था, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, और वहां पे 2 वर्ड आ रहे थे, प्रीवियस ईयर आ रहा था और असेसमेंट ईयर आ रहा था। फिर हमारी डिस्कशन आ गई थी सारी किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। क्या इनकम की डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, डेफिनेशन है या नहीं है, डेफिनेशन है। कहां पर है, सेक्शन 2 में, टू बी प्रिसाइज सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर है। वैसे याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस के जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हीं का क्लॉज याद करवाऊंगा, तो इनकम का डेफिनेशन क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है। 2 क्लॉज 24 के अंदर इनकम की डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन कौन सी तरह की थी, इंक्लूसिव डेफिनेशन। हमने डिस्कस किया था इंक्लूसिव डेफिनेशन हमारी हमेशा सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है, हमेशा डिस्प्यूट का कारण बनती हैं, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन में हम बोलते हैं इनकम इंक्लूड्स, यानी इनकम का जो जनरल मतलब है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ जो 2 क्लॉज 24 बताएगा वो चीजें भी क्या होंगी, इनकम में जुड़ेंगी। तो क्योंकि जनरल मीनिंग को हमने रखा, अगर इनकम मींस होता तो वो डेफिनेशन क्या बन जाती है, एग्जॉस्टिव। क्योंकि हमने इंक्लूड रखा, इसीलिए इनकम क्या है क्या नहीं है इसको पढ़ना इतना आसान नहीं। और मैंने कहा था इसी के लिए आगे हमें क्या करना है, अगले लेक्चर्स में यही इनकम ही डिस्कस करनी है। अच्छा, इनकम की डेफिनेशन तो नहीं पढ़ पाए, बट एक कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जजमेंट्स ने रूल डाउन कर लिया। क्या था वो कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिसीट्स वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। हर रिसीट 2 तरह की हो सकती है, रेवेन्यू हो सकती है या फिर कैपिटल हो सकती है। जनरल रूल बनाया था दोनों रिसीट्स में, क्या बनाया था जल्दी से बता दो, रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स इनकम होती हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इनकम बनती हैं, तो क्या हो जाती हैं, उसके अंदर टैक्सेबल टैक्स हो जाता है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, उस पर लेवी तो आया, बट जब हम कलेक्शन के अंदर गए वहां पर हमने क्या बोल दिया, वहां पर हमने बोल दिया कि हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। बेसिकली हमने उसकी कलेक्शन को माफ कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारी कलेक्शन का पार्ट कहां, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्पशन कहां पर दे रखी है, कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 याद रखना, सारी एग्जेम्पशन मिलेंगी। आज मैं 10 को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा, 10 के अंदर 3-4 क्लॉजेस पढ़ा भी दूंगा। 10 हमारी सारी एग्जेम्पशन को डील करेगा। अगेन 10 के बहुत सारे क्लॉजेस हमारे सिलेबस में हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और एंड तक जब पहुंचेंगे पता चलेगा 15-20 क्लॉज हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है जी। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर लिया इसके बारे में, इनकम के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स का क्या जनरल रूल था, कैपिटल रिसीट्स का क्या जनरल रूल था, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। मैंने बोला नॉट टैक्सेबल, वाई, बिकॉज कैपिटल रिसीट्स इनकम में फॉल नहीं करेंगे, और इनकम में फॉल नहीं करेंगे तो उन पे लेवी ही नहीं आएगा। बट अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल मतलब लॉ कई जगह पे डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके उनको क्या बना देगा, इनकम में इंक्लूड कर देगा। डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या था, डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या बोलता है, आप क्या कर दो, मान लो, डीम कर लो। मैंने कहा था एक्ट अगर चाहे गधे को घोड़ा बुलवा सकता है और घोड़े को गधा बुलवा सकता है, इसका ये पावर है हमारी डीमिंग फिक्शन की। तो हमने कह दिया कई जगह पे कैपिटल रिसीट्स होंगी, बट हम लिख के बोल देंगे इसको क्या कर दो, इनकम में इंक्लूड कर दो। मैंने एग्जांपल लिया था नॉन कंप्लीट फीस का। मैंने कहा था किसी ने 5 करोड़ रुपए मुझे दिए, ये कैपिटल रिसीट्स है, और ये बदले में मेरे से वादा लिया कि तुम टैक्स पढ़ाओगे नहीं, मगर सेक्शन 28 जाके आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पर इसको लिख के बोला गया। एक और एग्जांपल लिया था, मैंने कहा इन जनरल लोन जो होता है वो इनकम नहीं होता, बट एक सेक्शन ऐसा आएगा आगे जाकर, वहां लोन को भी हम लिख के क्या बोल देंगे, इनकम बोल देंगे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, इनकम के बारे में एक चीज इनकम टैक्स एक्ट ने बताई है हमें, क्या किया इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम के साथ, उसे डिवाइड कर दिया है। कितने, किसमें, 5 हेड्स ऑफ इनकम में। जल्दी से बता दो, कल मैंने डिस्कस किया तो कौन कौन से हेड थे, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगला पॉइंट था हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इस वर्ड से ये मत समझ लेना हाउस प्रॉपर्टी की सारी इनकम इसके अंदर आ रही है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी इनकम आ रही है, रेंटल वाली इनकम आ रही है। थर्ड पॉइंट हमारी क्या थी, पीजीबीपी। ये क्या होता है,
प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हर तरह का बिजनेस और प्रोफेशन इसके अंदर कवर हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे कैपिटल एसेट की, अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कभी भी कोई कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको बेच दिया आपने, और जो भी आपको गेन आया वो किस में आ गया? कैपिटल गेन। कल मैंने एग्जांपल लिया था, मेरे पास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक घर है, मैंने घर खरीदा 1 लाख का था, बेचा 1 करोड़ का है, जो 99 लाख रुपए हुए वो कहां जाएंगे? कैपिटल गेन में। किसने बोला था शेयर मार्केट की इनकम? शेयर मार्केट की इनकम का मतलब क्या होता है? शेयर्स खरीदे और शेयर्स बेच दिए, तो कहां पे आ जाएंगे? कैपिटल गेन। अच्छा, जब हम लास्ट में थक गए, लास्ट में क्या था? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के अंदर जो भी इनकम है एग्जेम्प्ट नहीं है, मगर वो चारों हेड में नहीं आ रही, वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगी? अदर सोर्सेस। हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, हमारा डिविडेंड कहां जाएगा? यहां पर आएगा। हमारा इंटरेस्ट कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। अच्छा, मैंने ये कहा था ध्यान से देख लेना, मेरे लिए तो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जाएगा क्योंकि मेरा काम मनी लेंडिंग नहीं है, बट अगर किसी का काम मनी लेंडिंग हो उसका इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? पीजीबीपी में। तो ये कोई सेट रूल नहीं है, बट अगर मनी लेंडिंग हो, जैसे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी इंटरेस्ट कहां जाती होगी? पीजीबीपी में। और हमने पढ़ा था कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स, लॉटरी लग गई, वो भी कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। मैंने कोई गेम्स में विनिंग्स कर ली, मैं केबीसी से जीत के आया, वो भी कहां जाएगा? इधर जाएगा। एक इश्यू आया था गिफ्ट का, जो मैंने क्लास की लास्ट में डिस्कस किया था। गिफ्ट क्या था? मैंने कहा था गिफ्ट अगर आप रिलेटिव से रिसीव करते हो तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट, उस पर टैक्स ही नहीं लगा रखा हमने। और गिफ्ट नॉन रिलेटिव से आ रहा है तो 50,000 रुपए या उससे कम का गिफ्ट है, एग्जेम्प्ट है। 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो पूरा का पूरा टैक्स है, यानी 55 है तो पूरा 55 टैक्सेबल होगा, 5,000 नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ हल्का सा बताया था, वैसे इसके ऊपर पूरा एक अलग से चैप्टर बना रखा है हमने अदर सोर्सेस। ठीक है जी, तो ये हमारी डिस्कशन हो गई। अब एक बार बुक में इनकम के बारे में जो लिखा है ना वो पढ़ लेते हैं, रीड भी हो जाएगा, और साथ साथ मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, वो भी डिस्कस कर लूंगा। बुक में इनकम के बारे में कहां दे रखा है? एक सेकंड बताता हूं। बुक में पेज नंबर 11 पे आ जाना। कॉन्सेप्ट नहीं, पर्सन है, पर्सन सॉरी 11 पे नहीं, हाँ जी, पेज नंबर 15 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हाँ जी, इनका क्वेश्चन है सर बोनस शेयर्स का क्या होगा? बोनस शेयर्स के बारे में मैं अदर सोर्सेज में और कैपिटल गेन में डिस्कस करूंगा। बोनस शेयर्स ना, बोनस प्रेफरेंस शेयर्स की ट्रीटमेंट अलग है इनकम टैक्स एक्ट में, बोनस इक्विटी शेयर्स की ट्रीटमेंट अलग है। तो बोनस शेयर्स का जिक्र आएगा। किसने पूछा था? मैं किसकी तरफ देख के जवाब दूं? अच्छा, मैं कहा यहाँ आए तो यहाँ से थी। तो बोनस शेयर्स की जिक्र हम करेंगे। ठीक है, चलिए इनकम के बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, Section 2 Clause 24 of the Act gives a statutory definition of income. This definition is inclusive and not exhaustive. Inclusive का मतलब क्या हुआ? This means anything. This means anything मत लिखो, any receipt. This means any receipt which is specifically not written. Which is specifically not written in 2 Clause 24. अच्छा, 2 Clause 24 ने दिख रहा, चलो ध्यान दूंगा। This anything which is not specifically written in 2 Clause 24 can still be called income if it generally satisfies criteria of income. इनकम का क्राइटेरिया यदि कोई रिसिप्ट सेटिस्फाई कर देती है, ऑल्दो 2 Clause 24 में नहीं भी लिखी तो भी हम उसे इनकम मान सकते हैं। ठीक है, इसी नहीं चल रहा आज? रोज चल रहा होता है या रोज भी नहीं चल रहा होता? तो यार चलवा दो यार, ठंड तो नहीं लग रही किसी को? किसी को बोल के चलवा दो यार। और इसको भी यार रिवॉल्विंग कर दो, इतने सेल्फिश मत बनो, मेरे को भी दे दो थोड़ा सा, इससे होगा। हाँ बस ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thus it gives scope to include more items in the definition of income as circumstances may warrant. The points provided in the definition of income shall be covered in the following chapters. ठीक है जी, वो आगे वाले चैप्टर्स में कवर होगा। आगे देखो, फॉर्म्स ऑफ इनकम। मुझे बताओ, इनकम इन जनरल जब हम बोलते हैं हमें ऐसा लगता है इनकम का मतलब क्या होगा?
मनी के टर्म्स में आएगा। मनी मतलब कैश या बैंक के किसी भी फॉर्म में आए, चाहे एनईएफटी से आए, चाहे यूपीए से आए। जब भी हम इनकम सोचते हैं, पहली चीज जो हमारे दिमाग में होती है वो क्या आती है? मनी फॉर्म में। क्या मनी इनकम काइंड में भी आ सकती है या नहीं आ सकती? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस वाली तो ऐसी बातें करेंगे कि इनकम मनी के फॉर्म में आएगी। कॉमर्स के स्टूडेंट को तो 11th क्लास से पढ़ा दिया जाता है, इनकम कैन बी इन मनी फॉर्म, इट कैन ऑल्सो बी इन काइंड। एग्जाम्पल दो इन काइंड वाली कोई इनकम, इन काइंड वाली कोई इनकम का एग्जाम्पल दे दो। गिफ्ट जब मैंने बोला आपको गिफ्ट 50,000 से ऊपर का टैक्सेबल है। बाय चांस किसी ने मुझे गिफ्ट के रूप में गोल्ड दे दिया, तो वो गोल्ड इन काइंड है, मगर क्या वो भी गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा या नहीं होगा? यस, अर्जुन कह रहे हैं यूट्यूब की इनकम काइंड में नहीं आती, वो पैसे में आती है मुझे वो बैंक अकाउंट में आती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एम्प्लॉय सैलरी के अंदर में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको कहा 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, तो आपको लग रहा होगा सैलरी, अच्छा ये 5 हेड्स ऑफ इनकम सैलरी मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा कि 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी होती है, हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और हमें इसके नंबर मिल जाएंगे, ऐसे होगा? सैलरी चैप्टर को पढ़ने में हमारी 7 से 8 क्लासेस लगेंगी। अब आप कहोगे सर सैलरी को निकालने में इतना मुश्किल क्या है? पर मंथ की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जितने मंथ काम किया, तो 7 क्लासेस में क्या पढ़ाओगे? अब सोचो क्या पढ़ेंगे हम सैलरी के अंदर? मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा 7 क्लासेस में? नहीं। प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है तो क्या सिर्फ ये कहता होगा 10,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ ले ले? या आज की डेट में एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है, पैकेज है मेरा। कहते हैं ना मेरा 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। अच्छा, किसी का 24 लाख का पैकेज है, क्या लगता है उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए महीना आते होंगे? नहीं आते। ये तो आपको पता ही होगा, आपने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बंधुओं को, मतलब सीनियर्स को देखा होगा, बोलते तो है 24 लाख का पैकेज है, अकाउंट में 2 लाख नहीं आते। तो फिर 24 लाख कैसे हो गया? क्योंकि उसके अंदर वो और कंपनी बहुत सारे और भी बेनिफिट्स दे रही होती है। सोच के देखते हैं क्या बेनिफिट होंगे। सोच के देखो, पहला बेनिफिट हो सकता है कंपनी कहेगी हमारी गाड़ी खड़ी है, आप ऐसा करो, आप अपने पैसे का क्या करोगे? मैंने कहा जो भी मेरी सैलरी आएगी सबसे पहले तो गाड़ी खरीदूंगा। उसने कहा हमारी गाड़ी यूज कर लो। उसने कहा अगली चीज क्या करोगे? मैंने कहा भाई मेरे पास गुड़गांव के अंदर कोई फ्लैट नहीं है, कोई रेंट पे फ्लैट लूंगा। उसने कहा हमारी कंपनी के क्वार्टर्स हैं, उनमें रह लो। उसने कहा और क्या करोगे? वो कह रहा है सर खाना चाहिए होता है जीने के लिए, खाना खाऊंगा, हमारे यहाँ पर पूरी कैंटीन है, फ्री में खाना खा लो। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इन काइंड। तो जब पैकेज डिक्लेयर होता है ना, तो उसके अंदर कंपनी इन सारी चीजों की कॉस्ट जोड़ के बोलती है कि हम तुम्हें 24 लाख रुपए देंगे। तो वो जो खाना आप फ्री में खा रहे हो वो भी जुड़ा हुआ है इस पैकेज के अंदर, वो जो फ्री में आपको गाड़ी मिली हुई है वो भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब अकाउंट में आते हैं 24 लाख नहीं आते, वो कम आते हैं, कंपनी पैकेज बोलती है। अच्छा, ये सारे जो बेनिफिट्स मुझे दे रहा है एम्प्लॉयर, वो इसलिए दे रहा है, वो कोई प्रेम भाव से थोड़ा दे रहा है, वो उसको दया थोड़ा आ रही है कि भूखा आदमी खाना खिला दूं, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। तो इज इट यूनिलैटरल? नो, इट इज अ कंसिडरेशन फॉर माई सर्विसेज एज एन एम्प्लॉय। जैसे पैसे देता है वो मुझे, वैसी ये फैसिलिटी देता है। क्या ये भी सैलरी इनकम में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? यस, इनकम कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। अब सैलरी चैप्टर के अंदर मेहनत किस पे लगेगी? इस पर नहीं लगेगी कि मल्टीप्लाई कितना करना है, इस पे लगेगी दैट वो सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, ईएसओपी सबको पता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसोप क्या होते हैं? सस्ते रेट। मान लो मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूं, रिलायंस ने कहा तुम्हें पता है हमारा शेयर कितना ऊपर जा रहा है? मैंने कहा 2020 में देखा, सबने देखा ना रिलायंस का शेयर ए ऊपर गया, नीचे भी आ गया थोड़ा सा पहले ऊपर गया 2000 को भी पार, 2200 पहुंच गया, अब वापस आ गया 1800-1900 पे आ गया। तो रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज को बोला अरे इसको हम फिर पहुंचाएंगे, इसको हम 5000 के ऊपर लेके जाएंगे। तो उसने अपने एम्प्लॉयज को सस्ते रेट पर इसोप दे दिया। उसने कहा मेरे एम्प्लॉयज को मैं शेयर अलॉट करूंगा, 1000 रुपए दे दो और उसके बदले में तुम्हें शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तुम अच्छा काम करोगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तुम भी अमीर हो जाओगे। इन्फोसिस ने इसोप दे दे कर आज इतनी बड़ी बनी है। इन्फोसिस की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, नारायण मूर्ति ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई डोंट वांट एम्प्लॉइज, आई वांट पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म वाले पार्टनर्स नहीं, ही वांटेड हिज एम्प्लॉइज टू बी शेयर होल्डर्स। तो इन्फोसिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल जो इसोप से चली है। क्या इसोप भी सैलरी में कंसीडर होगा? यस। उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो हम सैलरी में सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़नी है। यहां पर पहले भी मैं बता रहा हूं, इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश, कैश मतलब कैश और बैंक एक ही मतलब हो गया। इट में बी रिसीव्ड इन मनी फॉर्म और इट कैन बी इन काइंड। व्हेन इनकम इज रिसीव्ड इन काइंड, इट्स वैल्यूएशन इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रूल्स क्या करेगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। एक्ट को जहां भी लगेगा, मैंने एक चीज बता दी, वो आगे डेलीगेट किसको कर देगा? रूल्स। अब इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी चैप्टर जो मैं कह रहा हूं 7-8 क्लासेस लग जाएंगी। सैलरी चैप्टर में सेक्शन सिर्फ 3 है, सेक्शन 15, 16, 17, बस
एक्ट में सिर्फ 3 सेक्शन है जो सैलरी इनकम को गवर्न करते हैं, 15, 16, 17। क्यों 3 सेक्शन है? क्योंकि सेक्शन 17 है ना, वो कहता है ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट टैक्सेबल होंगे, इनकी वैल्यूएशन कौन करेगा? इनकम टैक्स रूल्स करेंगे। तो आपको समझ में आने लग गया रूल्स का काम क्या है। एक्ट ने बोल दिया टैक्सेबल करेगा, वो कह रहा है रूल सिर्फ ये बता देगा इस टैक्सेबल इनकम की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो जब भी इन काइंड वाली चीज आएगी उसकी वैल्यूएशन कहां पे के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? हमेशा एक रूल होगा। अच्छा, बाय चांस ऐसा कुछ आ गया एक्ट के अंदर जहां पे किसी इन काइंड वाली चीज को टैक्सेबल तो किया हमने, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रूल नहीं है, फिर क्या करेंगे? कहीं पर एक्ट ने किसी एक इन काइंड वाली इनकम को टैक्सेबल कर दिया, बट उसकी वैल्यूएशन के लिए लेट अस सपोज कहीं पर कोई रूल नहीं है, हर चीज का रूल नहीं होगा, तो क्या होगा? तब हम जनरल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे और जनरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला मेरे को गोल्ड का गिफ्ट दिया किसी ने, वैसे तो गिफ्ट वाले सेक्शन में वैल्यूएशन का रूल है, बट एक मिनट के लिए एज्यूम करता हूं गोल्ड की वैल्यूएशन कैसे करनी है रूल मैंने लिखी, तो आप क्या कहोगे? सर गोल्ड का जो करंट मार्केट प्राइस है गिफ्ट लेने वाले दिन उसकी क्या ले लो? वैल्यू ले लो। बात सही है। तो यहां पर ये दे रखा है इफ देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड रूल वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे इल्लीगल इनकम। इल्लीगल इनकम का मतलब क्या हुआ? हमारे देश में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करना इल्लीगल है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, किसी और एक्ट में। अच्छा, मान लो एक पर्सन है सॉल्ट बेचता है, नमक बेचना गुनाह है, मगर वो क्या करता है? वो नमक के साथ साथ कोई और भी तरह का सफेद पाउडर बेचता है, जिसे बोलते हैं ड्रग्स। ड्रग्स बेचना हमारे देश में गुनाह है, वो तो आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर में सारी जो मीडिया के अंदर खबरें चल रही थी। ड्रग्स बेचना हमारे देश में नारकोटिक्स एक्ट के अंदर गुनाह है। ड्रग्स कंज्यूम करना गुनाह नहीं है, ड्रग्स को बेचना गुनाह है, अगर आपको पता हो तो। वो बीच में आया था ना, कॉमेडियन भारती के बारे में आया था, दैट शी वाज अरेस्टेड एंड देन शी वाज रिलीज्ड। व्हाई? बिकॉज शी प्रूव्ड, मतलब अभी प्रूव नहीं किया होगा, प्राइमा फेसाई शी प्रूव्ड दैट आई वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स, आई एग्री, बट आई वॉज नॉट सेलिंग ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, क्यों मिल गई? हर लॉयर प्रूव्ड दैट शी वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स बट नॉट सेलिंग ड्रग्स। तो ड्रग्स बेचना हमारे देश में गुनाह है, कंज्यूम करना गुनाह नहीं है, और एक लिमिट से ज्यादा होल्ड करना भी गुनाह है, नारकोटिक्स एक्ट के बात करता हूं। अच्छा, एक पर्सन, अब मान लो एक ट्रक जा रहा था, नमक था उसके अंदर, आटा था उसके अंदर, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड करके पकड़ा उसे और पता चला उसके अंदर ड्रग्स निकले। ड्रग्स की वैल्यू थी लेट अस सपोज 100 करोड़ रुपए की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? वो कहेंगे तुम आटा बेचो, नमक बेचो या ड्रग्स बेचो, हमें किससे मतलब है? टैक्स से मतलब है। इनकम टैक्स के अंदर यदि कोई इनकम इलीगल है हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे लीगल इनकम पे टैक्स लगता है, वही सेम क्या लगता है? इलीगल। इलीगल का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स इवेजन करते पकड़े गए, टैक्स इवेजन करने के लिए तो पेनल्टी वगैरह लगेगी, बट अगर किसी और एक्ट के हिसाब से वो इनकम इलीगल है, वी डोंट केयर। हद से हद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला फोन कर देगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कि ऐसे ऐसे ड्रग्स पकड़े गए हैं, आगे की कार्यवाही तुम अपने हिसाब से कर लो, हमें तो क्या है, हमने 100 करोड़ की इनकम पकड़ी है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे, और क्योंकि आप उस इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे इस वजह से हम पेनल्टी लगाएंगे, इस वजह से नहीं। अगर वो तो नमक के ऊपर चोरी कर रहे हो तो भी पेनल्टी लगाएंगे, ड्रग्स के ऊपर अगर आप टैक्स बचा रहे थे तो भी पेनल्टी लगाएंगे। वी डोंट केयर वेदर इट इज ड्रग्स और दैट इज। अच्छा, यहां पर मैंने कल एक बोला था सर, बेटिंग, किसी ने जब पूछा था मैंने बोला था बेटिंग गैम्बलिंग की इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्सेस। हमारे देश में बेटिंग गैम्बलिंग अलाउड है, इलीगल है? कुछ लिमिटेड स्टेट्स के अंदर इलीगल है, अदरवाइज वैसे बेटिंग गैम्बलिंग क्या है? इलीगल है। तभी आपको पता है वो ड्रीम 11 नाम की चीज आई है, वो बेटिंग नहीं है, वो टेक्निकली आपको अपने आप को बैटिंग से बाहर कर लेता है, कैसे कर लेता है मुझे नहीं पता। अदरवाइज हमारे देश में जो बैटिंग चलती है आईपीएल के दौरान, आप सबको पता होगा, एक ओपन सीक्रेट है हमारे देश में, ओपनली आईपीएल के अंदर बैटिंग चलती है, वो सारी फोन पे चलती है, वो सारी इलीगली चलती है। कोई ये नहीं बोल सकता अरे वाह मेरी बैटिंग की इनकम आई और मेरे को 5 लाख की इनकम हो गई, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर तुमने बैटिंग करके इनकम कमाई है हम तो उसे किसमें टैक्स करेंगे? अदर सोर्स, बिकॉज वी डोंट केयर वेदर द इनकम इज लीगल और इलीगल। अर्जुन कह रहा है हर्षद मेहता और ऑल्सो पेड टैक्स। हर्षद मेहता वैसे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, स्कैम 1992 आपने देखा हो तो उसके अंदर पता लगेगा, ही वाज ओनली मेकिंग मिसयूज ऑफ रूल्स, अदरवाइज कोई इलीगल इनकम नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने इलीगल किया था। चलो मैं हर्षद मेहता का केस डिस्कस नहीं करूंगा, वो बहुत गहराई में चले जाओगे। स्कैम 1992 देख लो यार, अभी पीछे उसको वो मिली है बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड, मतलब अच्छी बात है, देखनी चाहिए। अच्छा, डिस्प्यूटेड टाइटल, अगली चीज, डिस्प्यूटेड टाइटल क्या होता है? कई बार ऐसा हो सकता है किसी हाउस प्रॉपर्टी, यूजुअली डिस्प्यूटेड टाइटल का केस हाउस प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया जाता है। एक हाउस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूटेड टाइटल है, पता नहीं लग रहा वो किसका है, मिस्टर एक्स का या मिस्टर वाई का। सर ऐसे कैसे हो गया? मैंने क्या किया, मैंने हर्षद मेहता की सीरीज से इंस्पायर होकर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो हम भी कुछ करते हैं।
हमारे ऊपर भी सीरीज बने किसी दिन, और कुछ ना हो तो हमारे ऊपर भी सीरीज बने और वो बेस्ट सीरीज का अवार्ड ले जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपनी हाउस प्रॉपर्टी थी मेरे पास, मैंने पहले मिस्टर एक्स को बेच दी। मिस्टर एक्स को बेच दी, मैंने उसको कागज़ वागज़ बना के दे दिए। बट मैंने क्या किया, उसको पता नहीं लगने दिया, वो कागज़ ओरिजिनल नहीं थे, वो जैसे कैसे फोटो स्टेट वगैरह मैंने अरेंज कर दी, उसको बेच दी मान लो। वैसे आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया, ये सारा काम हो नहीं पाता, बट मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या किया, उसी प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को बेच दिया। मिस्टर वाई को नहीं पता था दैट मिस्टर एक्स को मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं। कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब भी प्रॉपर्टी खरीदते बेचने का काम करते हैं ना, सबसे पहली चीज वो जो चेक कराते हैं, वो ये चेक कराते हैं जिससे हम खरीद रहे हैं उसका टाइटल है भी सही या नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस इंडिया में आए हैं, बहुत सारे ऐसे संचित ग्रोवर होंगे, हो सकता है उन्होंने एक्स को प्रॉपर्टी बेच दी और साथ साथ किसको बेच दी, वाई को बेच दी। मैंने 1 करोड़ एक्स से ले लिए, 1 करोड़ वाई से ले लिए, और अब वाई प्रॉपर्टी के ऊपर गया है, एक्स पहली बैठा है वहां पर। वाई ने कहा ऑटो मेरी प्रॉपर्टी से, एक्स कह रहा कौन है तू, मैंने संचित से खरीदी। हो गया था मैंने भी संचित से खरीदी है। उन्होंने कहा चलो संचित से मिलते हैं। संचित तब तक लंदन निकल गया, मैं मस्त माल्या के साथ बैठा हूँ। पता है ना एक प्रोसीजर है, अगर चोरी करो तो लंदन जाना पड़ता है, सारे वहीं जाते हैं, मतलब वहाँ कुछ होता होगा। चलो मैं भी माल्या के साथ जाके वहाँ बैठ गया, तब तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। तो अब बेसिकली मुझे बताओ, अगर डिस्प्यूटेड टाइटल है, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, और भी प्रॉपर्टी अगर डिवीजन हो रही है, विल को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, जब तक वो डिस्प्यूट में है, कोर्ट में है, कोई 1 साल 2 साल में तो डिसाइड होगा नहीं, हमारे देश में बहुत साल लगते हैं। 10 साल तक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में थी, कोर्ट अभी डिसाइड कर रही है वो टाइटल किसका है। 10 साल तक लेट अस सपोज उससे कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है, तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, एक्स के हाथ में या वाई के हाथ में, या फिर वो होगी नहीं। पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, होगी नहीं, क्योंकि अभी तक टाइटल डिसाइडेड नहीं है, किसके हाथ में करें। तो इनकम टैक्स ने क्लैरिफाई कर दिया है, द इनकम टैक्स असेसमेंट, असेसमेंट समझते हो ना, सेल्फ असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट। बेसिकली असेसमेंट मतलब आपके हाथ में टैक्स लगा देना, आपकी इनकम में इंक्लूड कर देना। इनकम टैक्स असेसमेंट कैन नॉट बी हेल्ड अप, उसे रोका नहीं जा सकता, और पोस्टपोन्ड, उसको डिले नहीं किया जा सकता, मियरली बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम या रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम। अगर आपके टाइटल में डिस्प्यूट है, तब तक हम वेट नहीं करेंगे, हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो ये एक कंटेंशन नहीं हो सकती कि हमारा टाइटल डिस्प्यूटेड है, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। अच्छा, उस रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स तो पे होगा, ये तो बोल दिया। अब अगला सवाल तो सर वहीं पर है, एक्स पे करेगा या वाई पे करेगा। वैसे तो ये चीज कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं, कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि वो टाइटल अभी कहां पे डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में। तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करता है, और जनरली कोर्ट किसको डिसाइड करता है, जब तक टाइटल डिस्प्यूटेड होता है ना, कोर्ट फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो केस सब जुडिस है, सब जुडिस समझते हो, जब तक अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, तब तक कोर्ट फॉर द टाइम बिंग उस प्रॉपर्टी को यूज करने की, उसकी इनकम की पावर किसी एक पर्सन को दे देता है। वो कहता है एक्स और वाई को, अभी के लिए मुझे प्राइमा फेसाई एक्स का केस स्ट्रांग लग रहा है, तो अभी के लिए प्रॉपर्टी कौन होल्ड कर लेगा, एक्स, और इसकी रेंटल इनकम अभी किसके पास जाएगी, एक्स। वाई कह रहा है ऐसे कैसे सर, ये तो गलत बात है। वो कह रहा है अगर 10-15 साल बाद ये डिसाइड होता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो एक्स सारा रेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तुम्हें पे कर देगा। लॉजिकल। तो बीच में फॉर द टाइमिंग इंटरिम मेजर की तरह हमने दे दिया। और यहां पर हमारे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे हम, इनकम टैक्स में क्या करते हैं, कोर्ट ने जिसको वो फॉर द टाइमिंग प्रॉपर्टी दे रखी है, हम इनकम भी फॉर द टाइमिंग उसके हाथ में टैक्स करते हैं। लिखना है लिख लो, वैसे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए लिख लो यहां पर। यार ये उंगली भी ऐसी अजीब सी बनती है, ये देखो अब सही बनी है, ये देखो नेल पेंट भी लगा दिया हमने। यूजुअली in such cases income is, अभी यहां तक भी नहीं आ रहा, income is taxable in hands of person to whom possession is given by court for the time being. For the time being जिस भी पर्सन के पास पोसेशन है उसी को हम क्या कर देते हैं, उसके हाथ में उस इनकम को टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर, इसलिए स्टार्टिंग में डाल दिए, ये हर हेड ऑफ इनकम में यूज होते रहेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम क्या होती है,
अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने वर्ड यूज किया था एग्जेम्प्ट इनकम, ये टैक्स फ्री वर्ड ना, ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, ये आम भाषा में यूज किया गया वर्ड है। मैं बताता हूं आम भाषा में टैक्स फ्री इनकम क्या होती है। लेट अस सपोज मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जॉब ज्वाइन करी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कहा तुम हमारे यहां पर एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें सैलरी देंगे लेट अस सपोज 10 लाख रुपए की साल की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा ये 10 लाख मेरी सैलरी इनकम बन जाएगी, मेरे हाथ में इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होएगी। अभी हमें टैक्स रेट निकालने नहीं आते, तो मैं अभी 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं मेरे हाथ में टैक्स कितना निकल रहा है, 1 लाख रुपए निकल रहा है। अभी हमें टैक्स कंप्यूट करना नहीं आता, तो मैं मान के सिंप्लिसिटी के लिए मान रहा हूं 10 लाख की इनकम में मेरे हाथ में टैक्स कितना बनता है, 1 लाख रुपए। अच्छा बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स, इस 1 लाख की इनकम टैक्स को पे करने के लिए कौन लायबल है, कौन लायबल है, एक्स लिमिटेड या एम्प्लॉय? एम्प्लॉय। इनकम किसकी है, एम्प्लॉय की, तो इस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन है, एम्प्लॉय है। जस्ट लाइक मेरी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन है, मैं हूं। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ऑल्दो ये ऑब्लिगेशन मिस्टर ए की है, बट कई बार मार्केट में ऐसा होता है किसी और की ऑब्लिगेशन को हम पे कर देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आप सब ने सीए इंटर की रजिस्ट्रेशन करनी होगी या कर चुके होगे, कर चुके होगे कुछ लोग, या करनी होगी, कर ली क्योंकि मैंने वीडियो डाल दी ना इस बार नहीं तो होता क्या था, हर बार मैं इतनी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियोस वगैरह डालता नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। इस बार बाय चांस घर बैठा होता था, पूरे दिन टाइम होता था, तो मैं वीडियोस डालता रहता था। अब पिछले 1 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं है, सारा दिन भाग दौड़ रहा हूं तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने इस बार आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर डाल दिया, सबने कर लिया। नहीं तो यहाँ लाइन लगी होती थी चांदनी के पास, सारे चांदनी मैम प्लीज रजिस्ट्रेशन कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। फाउंडेशन के भी यहीं खड़े होते थे, इंटर वाले भी। अच्छा लेट अस सपोज एक बच्चा रजिस्ट्रेशन कराने आया, हमने चांदनी को बोला अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी हेल्प कर दो, उसकी हेल्प कर दो। अच्छा पेमेंट, अच्छा आपको पता है इंस्टीट्यूट को आपने फीस पे करनी होती है, 18,000 रुपये की फीस है, 18,000 की रजिस्ट्रेशन की फीस है। तो चांदनी ने पूरा प्रोसीजर बता दिया, लास्ट में पेमेंट गेट पे आया तो चांदनी ने बोला अपना डेबिट कार्ड दो, तुम्हारी फीस पे करनी है। उन्होंने बोला सर मैम डेबिट कार्ड तो नहीं है, कैश है 18,000 का, कैश ले लो। मैंने कहा क्या करूं, कैश कैसे अंदर ट्रांसफर करें, डेबिट कार्ड तो चाहिए चाहिए। ऐसे केस हमेशा आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। तो फिर अब क्या करें, बच्चा तो भाई शुरू हो गया, कहता मेरे पास तो डेबिट कार्ड है नहीं। हमने कहा पेरेंट्स से मांग ले, नहीं पेरेंट्स ने मना किया, डेबिट कार्ड नंबर किसी और को नहीं देना। चलो जी अब क्या करें, फिर वो क्या करते थे, सीमा मैम का आके कहते थे मैम अपना डेबिट कार्ड दे दो, इसकी पेमेंट कर दे, आप इससे कैश ले लो। बहुत बार ऐसे करते थे सीमा मैम, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करके क्या कहती थी, चलो अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो फिर लास्ट रिसोर्ट ये करते थे, चलो कर दिया। अच्छा अब वो फीस पे करने की ऑब्लिगेशन किसकी थी, पहले ये बताओ। उस बच्चे की थी, ठीक है जी, उसका नाम रखते हैं बिट्टू। ऐसे बच्चों का नाम बिट्टू ही होना चाहिए किसी का नाम बिट्टू है तो नहीं ना यहाँ पे, बुरा मान जाओ कहीं। तो बिट्टू की फीस हमने पे कर दी, ऑब्लिगेशन किसकी थी, बिट्टू की। बिट्टू से बाद में हमने रिकवर कर लिया, चाहे कैश से कर लिया चाहे किसी और तरीके से हमने कर लिया, वो अलग बात है। बट हमने क्या कहा, बिट्टू की फीस फॉर द टाइमिंग हमने पे कर दी। इसका मतलब बाहर मार्केट में अगर किसी की कोई ऑब्लिगेशन हो, क्या कोई दूसरा बंदा पे कर सकता है? आईसीआई ये कहता है स्टूडेंट को फीस पे करनी है, आईसीआई ये थोड़ा कहता है स्टूडेंट को अपने अकाउंट से फीस पे करनी है। मैं भी उसको अकाउंट से, अपने अकाउंट से पे कर सकता हूं, उसके लिए मैम भी पे कर सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ सिमिलरली ऑल्दो मिस्टर ए की सैलरी पे लायबिलिटी किसकी है, मिस्टर ए की। और आप समझते होंगे ये पेमेंट आज के डेट में ऑनलाइन जाती होगी, जैसा आईसीआई के एसएसपी पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वैसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड होता होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर क्या मैं मिस्टर ए की 1 लाख को पे कर सकता हूं, कर सकता हूं। लाइबिलिटी मिस्टर ए की है, मिस्टर ए के पैन से पे होगा, बट ये थोड़ा लिखा है मिस्टर ए के अकाउंट से ही होगा। तो कुछ एम्प्लॉयर इतने दयावान होते हैं इस देश में, वो कहते हैं हम तुम्हें 10 लाख रुपए भी देंगे और जो उसके ऊपर तुम्हारा टैक्स बनेगा वो भी कौन पे करेगा, हम पे करेंगे। सारे कहने सर ऐसा कोई एम्प्लॉयर बता दो, हम जरा देखें वहीं पर ही अप्लाई करेंगे। पता नहीं ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर है, मुझे तो कभी मिला नहीं, बट इसका प्रोविजन तो रखना पड़ेगा ना। एक एम्प्लॉयर ने क्या बोला अपने एम्प्लॉय को, मैं जो तुम्हें सैलरी देता हूं वो सैलरी तो देता हूं, उस सैलरी पे जो इनकम टैक्स है वो भी मैं पे कर दूंगा। ये मत बोलना सर आपने मेन कॉन्सेप्ट से भटक रहे हो। आपने पहली क्लास में बोला था डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया जा सकता। मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट से, फंडामेंटल प्रिंसिपल से भटक नहीं रहा। डिपार्टमेंट तो ए से ही मांग रहा है, मगर ए ने क्या कहा, पेमेंट मैं नहीं करूंगा, मेरा कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। इसको बाहर मार्केट में बोल देते हैं ए एक्स लिमिटेड टैक्स फ्री सैलरी देता है। क्या ये टैक्स फ्री सैलरी हुई? नहीं। इसको प्रमोट करने के लिए ऐसा बना दिया जाता है ये टैक्स फ्री इनकम है। ये टैक्स फ्री इनकम नहीं है, इस पे टैक्स लग रहा है। फर्क सिर्फ ये है जिसको पे करना चाहिए था वो ना पे करके एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अच्छा टैक्स फ्री इनकम का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री कहीं पर भी हमने एग्जेम्प्ट नहीं करी,
टैक्स कहां नहीं लगेगा? जब सेक्शन 10 ने एग्जेम्प्ट कर दिया हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट इनकम एंड दिस सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टैक्स फ्री नहीं है, इसको तो बोला जाता है। अच्छा यहां तक तो सबको समझ में आ गया सर, ये टैक्स फ्री नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 1 लाख एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी जो एम्प्लॉयर ने मीट कर दी, क्या ये भी एम्प्लॉय की इनकम में जुड़ना चाहिए? नहीं जुड़ना चाहिए। बात समझ में आई? मैंने एग्जांपल क्यों दिया? 10 लाख की सैलरी थी, उस पे 1 लाख का टैक्स था एम्प्लॉय का, जो कि किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। क्या ये भी एक फायदा दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को? नहीं दे दिया। यस, 1 लाख मैंने तुम्हारी ऑब्लिगेशन मीट कर ली, तो अब देखा जाए तो मेरी सैलरी क्या हो गई? 10 लाख या 11 लाख? 11 लाख। अब आप बोलोगे सर 11 लाख पे तो टैक्स और बढ़ जाएगा, 1 लाख, अब 1 लाख की जगह 1,25,000 हो जाएगा। अब जब आप एक्स्ट्रा 25 पे करोगे तो 11 लाख 25,000 हो जाएगा। तो सर ये तो चेंज चलती जाएगी, चलती जाएगी। अरे वो बचपन में पढ़ा था ना अलजेब्रा, एक्स एज्यूम करके, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एज्यूम करके इस केस में उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। एम्प्लॉयर क्या कहेगा? मैं तुझे पे करूंगा 10 लाख प्लस एक्स, 10 लाख प्लस एक्स का टैक्स रेट जो अप्लाई करोगे शुड बी इक्वल टू एक्स। अलजेब्रा आई थिंक इतना मैथमेटिक्स सबका स्ट्रांग होगा कि वो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ रहे तो मान लो कि हम कंप्यूट कर लेंगे, मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रांग होता है वो कर लेते हैं कंप्यूट, मान लो, ठीक है, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। बट मैं ये कह रहा हूं, इनकम टैक्स ने क्लियरली बोल दिया, इफ the income tax of a person is paid by some other person, then मान मेरे एम्प्लॉयर का एग्जांपल लें, then the income tax so paid should also be added to the income of the recipient, because ultimately it was the obligation of the recipient। ठीक है, ये चीज हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर में, जो मैंने भी आपको दिया, यहां पे लिख लो। इफ अ पर्सन रिसीव्स टैक्स फ्री इनकम ऑन हिज टैक्सेस पेड बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, इट हैज टू बी ग्रॉस्ड अप फॉर इंक्लूजन। ग्रॉस्ड अप मतलब अलग से इंक्लूड किया जाएगा। एग्जांपल ले लो यहां पर, या यहां पर तो जगह है नहीं, आपके यहां पर बुक में जगह होगी, यहां लिख लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं नहीं तो दिखेगा नहीं। लिखो, इफ एम्प्लॉयर, आप वहीं बुक में लिखना, बट क्योंकि दिख नहीं रहा ना इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। इफ एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन सैलरी इनकम, सैलरी इनकम है, टैक्स मान लो 1 लाख का है, साथ साथ एग्जांपल भी लेते हैं। If employer pays tax of 1 lakh rupees on salary income which is 10 lakh rupees of employee, then this tax of 1 lakh, this tax of 1 lakh will also be included in taxable income of employee। यानी अब एम्प्लॉय की इनकम 10 लाख नहीं बनेगी, एम्प्लॉय की इनकम कितनी बन जाएगी? 10 लाख प्लस 1 लाख। देयर इज नो अनलेस एंड अनटिल इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 में किसी इनकम को एग्जेम्प्ट करे, आप अपने आप उसे एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके भी हाथ पर कोई तीसरा पर्सन पे कर देगा तो एक तरह से उसने आपको क्या दे दिया? फायदा दे दिया। और अभी हमने पढ़ा इनकम कैन बी इन काइंड ऑल्सो, वो फायदा जो उसने आपको पहुंचाया आपकी ऑब्लिगेशन पे करके, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। चलें आगे। आगे अगला पॉइंट क्या है? सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। अब ये क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना, इसकी बहुत मिस इंटरप्रिटेशन लेते हैं बच्चे। डबल टैक्सेशन इज नॉट अलाउड, सेम इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब सेम इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज ये मैं हूं और मैंने आपसे फीस ली, कोचिंग इनकम, कोचिंग की फीस ली, फीस मैंने 10,000 रुपीज ली। आपको पता ही है 10,000 पूरी मेरी इनकम नहीं बनेगा, इसमें से कोई थोड़े बहुत मेरे एक्सपेंसेस लेस होंगे। 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं मेरे एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज है, तो मेरी इनकम कितनी आ रही है? मेरी इनकम आ रही है 7,000। अब ये जो मेरी कोचिंग वाली इनकम है 7,000, ये आइडियली कहां पे टैक्सेबल होएगी? पीजीबीपी में। कभी भी कोई इनकम, फंडामेंटल रूल है, कभी भी किसी इनकम को एक से ज्यादा बार टैक्स नहीं किया जा सकता। यानी ये मेरी कोचिंग इनकम अगर पीजीबीपी में ऑलरेडी टैक्सेबल हो गई है, तो इसी को फिर से आप अदर सोर्सेज में या किसी और हेड में या किसी और सेक्शन में टैक्सेबल नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ सेक्शन जो इस इनकम को टैक्सेबल कर रहा है और बाय चांस देयर इज अनदर सेक्शन जिसमें ये इनकम आ रही है, 2 सेक्शन इसको टैक्सेबल कर सकते हैं, तो हम एक ही बार टैक्स करेंगे। ये नहीं है कि दोनों जगह उसको डबल टैक्स कर दो, ये फंडामेंटल रूल है। अच्छा बाय चांस मुझे बताओ, 2 सेक्शन आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे होते हैं, जब भी ऐसा बहुत बार आएगा, 2 सेक्शन आपस में क्या करेंगे? कंफ्लिक्ट। जीएसटी वालों को तो मैंने दिखाया भी था, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था।
वहां पे सेक्शन 8 और शेड्यूल 2 आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे थे, जीएसटी वाले रिलेट करेंगे। वैसे मैं इन जनरल बोल रहा हूं, जैसे मैं जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको, दो सेक्शन जब आपस में कंफ्लिक्ट करते होंगे तो कौन जीतता होगा? कौन जीतता होगा? पहला रूल क्या होता है, जब भी दो सेक्शन आपस में लड़े, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सो एंड सो। मतलब अगर कोई सेक्शन स्टार्ट ही इससे हो रहा है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इसका मतलब वो सेक्शन कह रहा है अगर मेरी किसी सेक्शन से लड़ाई हुई मैं जीतूंगा। कई बार पार्लियामेंट किसी एक सेक्शन को सबसे ऊपर रखने के लिए क्या करती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये सेक्शन अप्लाई करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अभी हम टैक्स रेट निकालने सीखेंगे अगली क्लास से। जब टैक्स रेट निकालने सीखेंगे मैं आपको 3 क्लासेस में फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो टैक्स रेट बताए हैं वो सिखाऊंगा, लगभग 3 क्लासेस लग जाएंगी। और एक नई अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 में, एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, ये नया सेक्शन अमेंडमेंट आई है ये फाइनेंस एक्ट 2020 से। ये सेक्शन क्या कहेगा, जो भी हम 3 क्लास में पढ़ेंगे उस सारे का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बता देगा। मतलब आज की डेट में टैक्स निकालने के 2 मैकेनिज्म चलते हैं, या तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो रेट दे रखे हैं उस हिसाब से निकाल लो, या सेक्शन 115 BAC में जो बता रखा है वो निकाल लो। दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। ये पहली बार पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये पिछले साल तक नहीं था, ये आपके लिए अमेंडमेंट है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये अमेंडमेंट है। तो जब मैं 115 BAC पढ़ाऊंगा तो उसकी लैंग्वेज पता है कहां से स्टार्ट होगी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यानी 115 BAC ने क्या बोला, बाकी सब जो लिखा है उसे भूल जाओ, मेरी सुनो। तो जब भी कोई ऐसा सेक्शन ओवर रूल करता है तो वो दूसरों को क्या कर लेगा, ओवर पावर कर लेगा। तो मैं यहां पर एक चीज बोल रहा हूं, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। अच्छा, बाई चांस 2 सेक्शन आपस में लड़ाई कर रहे हैं और दोनों में से एक भी सेक्शन ने नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं लिखा, फिर क्या होगा? जीएसटी में जो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई में लड़ाई हुई थी सेक्शन 8 की शेड्यूल 2 के साथ, दोनों में से किसी भी सेक्शन ने नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं लिखा था। फिर हमने क्या किया, जो स्पेसिफिक होता है वो जनरल के ऊपर प्रिवेल करता है। लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। आप बोलो किसी को मैं सीए की क्लास अटेंड कर रहा हूं, या आप किसी को बोलो मैं सीए इंटर की टैक्स क्लास अटेंड कर रहा हूं, कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है, सीए इंटर की टैक्स क्लास। सिमिलरली जो सेक्शन ज्यादा क्लोजली बात करेगा उस इशू के बारे में वो प्रिवेल कर जाएगा। तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको ये बता रहा हूं, एक इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती। अब इसका इंटरप्रिटेशन लोग पता क्या मान लेते हैं, सर इसका मतलब लेट अस सपोज ये आप हो, ये सैलरी इनकम आपके हाथ में, सॉरी कोचिंग इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो गई और कोचिंग इनकम मेरे हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल हो गई। अब 7,000 मेरे हाथ में टैक्स लग गया। सर आप बाहर गए, आपने कैब बुक करी और कैब वाले को 1,000 रुपीज दे दिए। कल तो भाई इतना हाई सर्च चल रहा था ना कैब का, मैं यूजुअली जो पे करता हूँ उसके 3 गुना पे करके गया हूँ, 900 रुपये में कर गया हूँ मैं, 900 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा सर्च चल रहा था, कल शादियाँ ज़्यादा थी ना, ट्रैफिक भी ज़्यादा था और सर्च भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं मान लो लेट से 1,000 रुपीज़ की कैब बुक करके गया। अब बच्चे कहेंगे सर क्योंकि ये इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया है, तो अब जिस ड्राइवर को आपने 1,000 दिया इसका मतलब ड्राइवर के हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। क्या ये मतलब है इसका? क्या ये मतलब है इसका? ऐसा मतलब थोड़ा है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप समझते हो एक पर्सन के लिए जो खर्चा होता है वो दूसरे की क्या होती है, इनकम। व्हेन आई से एक इनकम पे डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, एक इनकम पे एक से ज्यादा बार टैक्स नहीं लग सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक बार इनकम पे कर ली तो अब मैं जिसको इनकम दूंगा उसकी इनकम नहीं बन सकती। मैं खर्चा करूंगा, मैंने ड्राइवर को खर्चा दिया, वो ड्राइवर की इनकम है। मैंने रास्ते में जाते कुछ खाया, रेस्टोरेंट को पैसे दिए, वो रेस्टोरेंट की इनकम है। और मुझे बताओ, मुझे जो फीस मिली वो भी आपके पेरेंट्स की इनकम में से आई ना। तो आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी उस पर अगर टैक्स पे कर दिया तो मेरे हाथ में क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगी? नहीं। बहुत लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं, सर डबल टैक्सेशन नहीं होगा मतलब एक बार एक इनकम को टैक्सेबल कर दो अब टैक्स ही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता। इनकम हर किसी की अलग अलग है। जो आपके लिए खर्चा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। बट जो मेरे लिए इनकम है, कोचिंग इनकम, मैं कह रहा हूं उसको 2 बार टैक्स नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक और मिस इंटरप्रिटेशन मान के चलता हूं। कुछ बच्चे इस लाइन का मतलब समझते हैं, सर आपने, 1 मिनट के लिए बोलो, सर आपने हमें 10,000 रुपीज की लेटर सपोज कोचिंग सर्विसेज दी और इसके बदले में हमने आपको 10,000 रुपीज पैसे दिए। 10,000 में से 7,000 आपकी क्या बन गई, इनकम बन गई। इसके ऊपर आपने क्या पे किया, इनकम टैक्स पे किया। सर ये 10,000 जीएसटी में टैक्सेबल होता है, इस पे 18% जीएसटी भी पे किया। सर डबल टैक्सेशन होगी। बहुत बच्चों का डाउट आता है, बाद में अक्सर आता है,
सर कोचिंग के ऊपर जब आपने कोचिंग दी जीएसटी लग गया 18%। याद होगा कोचिंग सर्विस टैक्सेबल होती है, कोचिंग सर्विस जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं होती। और उसी कोचिंग इनकम से, कोचिंग की रेवेन्यू से मुझे इनकम हुई और उसके ऊपर मैंने क्या पे कर दिया, इनकम टैक्स। आप सीए हो, आपने क्लाइंट को सर्विस दी 10,000, उस पर जीएसटी पे किया और उसी के ऊपर क्या हुआ, आपकी इनकम होगी। कैब वाले का एग्जाम्पल लिया, कैब वाले ने मुझे सर्विस दी, उसने उस सर्विस के ऊपर जीएसटी पे किया और उसी से उसकी इनकम हुई, उस पे इनकम टैक्स पे किया। कुछ बच्चे कहते हैं सर डबल टैक्सेशन हो रही है। बताओ क्या ये डबल टैक्सेशन हो रही है? ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहां पर टैक्सेबल इवेंट ही अलग अलग है। जीएसटी कौन से टैक्सेबल इवेंट पे लग रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। इनकम टैक्स कौन से टैक्सेबल इवेंट पे लग रहा है? इनकम अर्न करने पे। आप सप्लाई दो, प्रॉफिट मत कमाओ, हम नहीं लगाएंगे इनकम टैक्स। आप सप्लाई करो बट प्रॉफिट मत कमाओ। मान लो मैं 1 मिनट के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे लग रहा हूं, जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं। तो ये मत बोल देना सर, जब आप बोल रहे हो सेम इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता तो जीएसटी भी नहीं लग सकता। अरे जीएसटी अलग है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है, सर जीएसटी भी पे करना पड़ता है, सेम चीज पे इनकम टैक्स भी। वो टू दैट एक्सटेंड डबल टैक्सेशन की मना नहीं कर रहा मैं, वो एक ही चीज पे 2 टैक्स लग रहे हैं। एक इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है और उससे जो इनकम हो रही है उस पर इनकम टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर व्हेन आई से इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड द सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देना, सोच समझ के देना। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एवीजे प्राइवेट लिमिटेड। एवीजे प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका शेयर होल्डर है संचित ग्रोवर। क्या ये दोनों एक पर्सन है, अलग अलग पर्सन है? अलग अलग। ये सवाल नहीं था, ये तो ऐसी मतलब वार्म अप था। वार्म अप वो होता है ना, लंबी रेस दौड़ानी हो तो पहले एक राउंड कहते हैं चल के काट ले चल, तो ये वार्म अप था। तो एवीजे प्राइवेट लिमिटेड ने लेट अस सपोज 10 लाख की इनकम कमाई, इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? एवीजे प्राइवेट लिमिटेड। ऑल तो मैंने पर्सन की डेफिनेशन अभी पढ़ाई नहीं, पढ़ानी है अभी मुझे, इसके बाद अगला टॉपिक वही है। बट यू कैन वेरी वेल इमेजिन, इज कंपनी अ पर्सन? यस, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो व्हेन वी से पर्सन, इसमें नेचुरल पर्सन भी आएंगे और इसमें क्या आएंगे? आर्टिफिशियल। तो कंपनी ने, एवीजे प्राइवेट लिमिटेड ने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। अच्छा, ये इनकम बटी शेयर होल्डर्स के पास। लेट अस सपोज मेरे पास इस कंपनी के 30% शेयर्स हैं। एवीजे प्राइवेट लिमिटेड में मेरे पास इसके कंपनी के 30% शेयर्स हैं। जब इसने डिविडेंड के रूप में बांटी है, लेट अस सपोज पूरा का पूरा डिविडेंड मान लिया, नो जनरल रिजर्व, नो रिटेन्ड अर्निंग्स, मेरे पास इसमें से 3 लाख रुपए आया। क्या ये 3 लाख रुपए मेरे हाथ में जो डिविडेंड आया, क्या ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों बोला? 10 लाख पे ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है। वो कंपनी की इनकम है, कंपनी अलग पर्सन है सर, आप अलग पर्सन हो। दिस इज जस्ट लाइक अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, आपके पेरेंट्स ने अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे कर दिया है, अगर उन्होंने मुझे फीस दे दी, वो मेरी इनकम अलग है। सिमिलरली जब कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, कंपनी ने अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे किया, वो कंपनी ने पे किया, और उसी इनकम को जब डिविडेंड के रूप में बांटा तो वो शेयर होल्डर के हाथ में अलग इनकम है। आप ये मत बोल देना सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस, वो अलग इनकम आ गई भाई शेयर होल्डर के हाथ में। तो जितने शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड जाएगा, क्या वो शेयर होल्डर की इनकम बनेगा? यस, लॉजिक है। चलिए यहां पर आगे चलते हैं। सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस, ये चीज मैं आपको जैसे आगे आगे बढ़ूंगा ना, इस रूल को यूज करूंगा। और आखिरी तो हमने पढ़ ही लिया, a revenue receipt is taxable as income unless it is specifically exempt. Capital receipts is generally exempt from tax unless it is specifically made tax. ठीक है जी। डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये हम पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। तो इनकम के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने क्या करे आपको बता दिए। चलिए अब एक बार यहां पर फिर से देखते हैं। अभी तक मैं साथ साथ अभी इसको बनाना मत, इस डायग्राम को ये बुक में बना हुआ भी मिलेगा आपको, या आपको लास्ट में बनवा दूंगा। अभी तक हमने ये डिस्कशन करी, सेक्शन 4 ने कहा किसी भी चीज पे लेवी लाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो वो एक पर्सन होना चाहिए, और उस पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। पर्सन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़नी है, इनकम के बारे में हमने जितना अभी के लिए पढ़ना था पढ़ लिया, बाकी इनकम की डिस्कशन तो चलती जाएगी। फिर हमने कहा इस इनकम को हम 5 हेड्स में डिवाइड कर देंगे। 5 हेड्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमने वो पढ़ लिया, इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इन 5 हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद इनकम जो आती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। कल याद करो जब सेक्शन 4 की रीडिंग करी थी, हमने कहा था इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन व्हाट? ग्रॉस टोटल इनकम लिखा था या टोटल इनकम लिखा था? टोटल इनकम। तो आपको अभी तक समझ में आया? अभी तक की कहानी के अंदर हम जिस इनकम पे टैक्स लगेगा वहां तक नहीं पहुंचे।
अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ ना कुछ और लेस होता होगा तभी हम कहां जाएंगे, टोटल। तो अभी मैं बताता हूं। इससे पहले यहां पर 5 हेड्स ऑफ इनकम पे आने से पहले एक और चीज सोचते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल इंडिया का मैच किसका चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं फिर। मैं ना आजकल क्रिकेट ज्यादा फॉलो नहीं करता, मुझे न्यूज से थ्रू पता लगता है। जैसे कल मैंने न्यूज पढ़ी थी, विराट कोहली पे बैन लगने वाला है। क्यों लगने वाला है यार, तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें तो पता होना चाहिए। वो कह रहे थे अंपायर से बैठ गया, अंपायर को गाली वाली दे दी। मैंने तो ये चेक किया, सर तो नहीं फोड़ा ना। मैंने कहा गाली तो देते रहता है, सर तो नहीं फोड़ा ना। बस वो कह रहे थे विराट कोहली पे बैन लग सकता है एक मैच का, 1 साल का नहीं, सॉरी 1 मैच का, क्योंकि अंपायर से बैठ गया था वो। चलो इंडिया वर्सेस, इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, इतना तो मुझे पता है, इतनी तो न्यूज हम भी देखते हैं सर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, कहां पर था, ये तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। और शायद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कुछ इतने सालों बाद कुछ हम जीत के आए, मतलब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था, इसलिए बड़ा तारीफ हो रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच चल रहे हैं। ऑल्दो उस मैच के अंदर विराट कोहली खेलने नहीं गया था, बट मैं 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया और उसने इंडिया के बिहाफ पर क्या करा, वहां पर क्रिकेट खेला। पैसे कहां पे मिले होंगे उसको, इंडिया में मिले होंगे। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, इंडिया में मिले होंगे। लेट अस सपोज उसको खेलने के लिए मैच फीस कितनी मिली, 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, उसको मैच फीस मिली 10 करोड़ रुपए। तो ये 10 करोड़ रुपए तो विराट कोहली के इंडिया में मिली, तो आप बोल सकते हो इंडिया वाले इनकम टैक्स लगा लेते होंगे। यहां तो मैं आपसे पूछू भी सही, तो आपका जवाब आएगा सर क्योंकि इंडिया में उसको मिली होगी इनकम, तो उस पर तो इंडियन इनकम टैक्स आ जाएगा। अच्छा, विराट कोहली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गया, एक क्वेश्चन आया, इलीगल इनकम भी ग्रॉस टोटल इनकम में आती है या नहीं आती, बताओ आप बताओ। इलीगल इनकम आती है नहीं, जैसे लीगल इनकम आती है वैसे इलीगल भी आती है। अगर आप लीगल बिजनेस कर रहे हो वो पीजीबीपी में आएगा, अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो वो भी किसमें आएगा, पीजीबीपी। अदर नहीं, मतलब पीजीबीपी में इलीगल बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस तो है ना। अगर आपने लीगल सोर्स से कमाया, इलीगल से कराया, बात बिल्कुल सेम है। तो जीटीआई में लीगल भी आएगी और इलीगल भी आएगी। अच्छा, मैंने एग्जांपल ये ले रहा था, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंडियंस होंगे, तो वहां के किसी ब्रांड ने सोचा यहाँ पे इतनी सारी इंडियन पॉपुलेशन है और विराट कोहली इज वेरी फेमस अमंग इंडियंस। उन्होंने विराट कोहली को बोला आप हमारे यहाँ के एडवर्टीजमेंट कर दो, हमारे ब्रांड की एडवर्टीजमेंट कर दो। वहां के किसी न्यूज चैनल ने बोला आप हमारे यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए ना वो कमेंट्री कर दो। वो होते हैं ना, शाम को बैठे होते हैं, मैच को एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बैठे होते हैं टाइम पास कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ टाइम पास चलता है इंडिया में, इंडियन न्यूज चैनल पे, तो आई एज्यूम ऑस्ट्रेलिया में भी चलता होगा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है जितनी दुर्गति हमारे न्यूज चैनल की हुई है उतनी किसी देश की नहीं हुई होगी, बट आई स्टिल एज्यूम जैसे हमारे देश के अंदर वो मैच के बाद 1 घंटा बैठ के टाइम पास करते हैं, वैसे ही वहां पर भी ऐसा टाइम पास चलता होगा। तो उन्होंने विराट कोहली को बोला हम आपको इनवाइट करेंगे 1 घंटा, अगर आपको मैच का एनालिसिस करना है, इसके पैसे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर किसी ने कहा आप मूवी करते हो, उसने कहा दिखता तो अच्छा खासा हूं मैं, और एक्टिंग भी थोड़ी बहुत सीख लिया मैंने अनुष्का शर्मा से। तो एक आप ऐसा करो, मूवी मत करो, 5 मिनट 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हैं, उसमें एक रोल कर दो। उसने कहा कर देंगे। उसने कहा इस सारे प्रोसेस के अंदर विराट कोहली ने गया, क्रिकेट तो खेल ही आए, 30 करोड़ भी बन गए अपने। होता होगा, ऐसे प्लेयर करते हैं नहीं करते। तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गया, उसने मैच खेलने की फीस तो ली, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड्स की एंडोर्समेंट करी, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल से पैसे लिए, ऑस्ट्रेलिया की लेट से किसी मैगजीन के अंदर अपना कोई आर्टिकल लिख दिया है कुछ, वहीं से पैसे कमा लिए। सवाल ये है, ये 30 करोड़ विराट कोहली के जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्या इस पे इंडियन इनकम टैक्स लग सकता है या नहीं? क्या इसे इंडिया की टैक्सेबल इनकम निकालते समय अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप बोलोगे किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है विराट कोहली तो अपना बंदा है, अपना बंदा बाहर भी चला जाए तो हम कैसे छोड़ देंगे उसको, अपना बंदा ना, इस पे तो टैक्स लगाएंगे। अच्छा, एग्जांपल उल्टा कर देता हूं एक बार के लिए। अभी थोड़े दिन बाद शुरू होगा क्रिकेट का महायुद्ध, आईपीएल। महायुद्ध नहीं, महाड्रामा होता है ये हर तरह का। तो बेसिकली हमारे इंडियंस में ये होता है, अगर इंडिया के अंदर कोई भी इशू चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आईपीएल ले आओ, बात खत्म। लोग बिजी हो जाते हैं 1 महीने के लिए। तो अभी आईपीएल आने वाला होगा थोड़े दिन के अंदर, लगभग आ जाता है ना अप्रैल मई के आसपास। इस बार आईपीएल इंडिया के अंदर होगा, पिछली बार तो कोविड की वजह से बाहर हुआ था, इस बार इंडिया में होगा, तो लोग बिजी हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया में अगर आईपीएल हो रहा है इस बार लेट से, तो बाहर वाले प्लेयर्स भी आएंगे या नहीं आएंगे? कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर बताओ जो इंडिया में आता हो, आईपीएल खेलता हो, कोई बताओ ना। मैं नहीं देखता क्रिकेट। स्टीव स्मिथ, ये प्लेयर है असली में ना? चलो अरे मुझे नहीं पता, मेरे जमाने तो ब्रेटली आता था। तो मैं तो एग्जांपल ब्रेटली का लूंगा, बाहर में क्या तुम्हारा। ब्रेटली का एग्जांपल लेंगे। ग्लेन मैक्सवेल आया कोई यहाँ पर, जवाब
मेरे को नहीं पता भाई नए तरह के प्लेयर्स, मैंने क्रिकेट देखना बहुत समय पहले छोड़ दिया था, अब मैं आजकल बस न्यूज में देख लेता हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ब्रेट ली नाम का प्लेयर था, उस जमाने में क्रिकेट खेलता था, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बोलते थे उसे। तो ब्रेट ली मान लो इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर आके उसने आईपीएल खेला, आईपीएल की फीस ली, साथ साथ उसने भी यही काम किया। उसने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल पे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे कमेंट्री कर लेंगे, साथ साथ किसी न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल लिख देंगे, वो भी कर लेंगे। प्लस ब्रेट ली दिखने में ठीक ठाक है, इंडिया में फैन फॉलोइंग भी है, तो उससे एक मूवी भी करवा ली हमने कहा आए ही हो तो एक मूवी भी शूट करके चले जाओ। इस सारे प्रोसेस में ब्रेट ली ने इंडिया में 30 करोड़ कमा लिए। अब यही चीज जो मैंने विराट कोहली के बारे में पूछी थी, अब मुझे ब्रेट ली के बारे में बताओ। ब्रेट ली ने इंडिया में 30 करोड़ कमाए, क्या ब्रेट ली पे टैक्स लगाओगे? यार तुम्हारे तो बड़े डबल स्टैंडर्ड है। विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में कमा के आया, आपने कहा तब भी टैक्स लगाएंगे, और ब्रेट ली जब सेम चीज बाहर वाला बंदा इंडिया आके कह रहा है तेरे तब भी टैक्स लगाएंगे। बट जो आपने बोला ना, वही असली में लॉ होता है। मैंने कहा था इस देश में सबसे लालची कौन? सरकार। टैक्स का दूसरा नाम है लालच। तो जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा जो आपने बोला, हम ब्रेट ली पे भी टैक्स लगाएंगे और हम विराट कोहली पे भी लगाएंगे। इसके लिए सर, हाँ जी, हाँ, अब इनका अगला क्वेश्चन ये आया, सर विराट कोहली पे अगर आपने टैक्स लगाया तो विराट कोहली वालों को ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा होगा? जैसे आपने ब्रेट ली पे टैक्स लगा दिया तो वैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी ब्रेट ली पे लगा दिया होगा। सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गई, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। सेम इनकम पर टैक्सेबल इवेंट चेंज नहीं हुआ, सेम इनकम 30 करोड़ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी टैक्स लगा दिया और इंडिया ने भी टैक्स लगा दिया। इसको टेक केयर कैसे करेंगे ये मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, ये सिर्फ डाउट अराइज कर दिया मैंने, और इसका जवाब देंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर कौन सा है सर? इस प्रोसेस के लिए आपने जब कहा विराट कोहली पे लगा देंगे, आपको वो कौन सी चीज स्ट्राइक करी जिससे आपको लगा विराट कोहली को इंडिया पकड़ लेगा? आपको ऐसा लगा विराट कोहली इंडिया का सिटीजन है, रेजिडेंट वर्ड तो अभी मैं बताऊंगा। आपको ऐसा लगा विराट कोहली इंडिया का है, इंडिया का मतलब आप इंडिया का कौन बोलते हैं हम? सिटीजन। मगर इनकम टैक्स एक्ट के लिए सिटीजनशिप रेलेवेंट नहीं होती। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स के लिए एक चीज आती है रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो नहीं वैसे तीन होते हैं, अभी के लिए दो बता रहा हूं। एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का बंटवारा हमने क्यों किया? रेजिडेंट के हाथ में हम अलग इनकम टैक्सेबल करेंगे, नॉन रेजिडेंट में अलग करेंगे। सिंपल भाषा में बोलूं, रेजिडेंट क्योंकि हमारा खुद का है, क्योंकि इंडिया का विराट कोहली रेजिडेंट होगा ना, विराट कोहली के अंदर हम बोलेंगे तुम इंडिया में जो इनकम कमाओगे तुम्हारे हाथ में, तो वो भी टैक्सेबल करेंगे, और तुम ग्लोबली कोई इनकम कमाओगे, फॉरेन में कमाओगे, हम वो भी टैक्स करेंगे। जो हमारा रेजिडेंट वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी कमाए उस पर हम टैक्स लगाएंगे। और ऑन दी अदर हैंड ब्रेट ली इन जनरल क्या होगा? अभी मैंने रूल नहीं बताया हाउ डू वी फाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस, बट इन जनरल ब्रेट ली क्या होगा? आपको क्या लगता है? नॉन रेजिडेंट। हमने नॉन रेजिडेंट को बोला तुम्हारी फॉरेन इनकम को तो हम टच कर नहीं सकते, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया में जो कमा रहा है उसको तो हम टच नहीं कर सकते, बट इंडिया में जो तुम कमाओगे हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो हर पर्सन को हम किस में डिवाइड करते हैं? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सर क्या सिटीजनशिप रेलेवेंट होती है इसके लिए? नहीं। सिटीजनशिप, एक पर्सन इंडियन सिटीजन हो सकता है, बट हो सकता है वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो। एग्जांपल विजय माल्या, वो इंडियन सिटीजन है, मगर वो जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उस चैप्टर 2 के अंदर जो तरीका पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, विजय माल्या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, आपका अगर कोई घर में कोई भाई बंधु कनाडा के अंदर रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहा है, तो वो इंडियन सिटीजन है, मगर वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर के हैं, इंडिया में परमानेंटली आके बस गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसी का, कोई ऐसा कोई फॉरेन स्टार बताना जो इंडिया के अंदर है। कैटरीना के बाहर की है? कैटरीना के इंडिया की सिटीजन नहीं है? ओ यार ये तो दिल तोड़ दिया तूने, बचपन का क्रश है। अच्छा, अक्षय कुमार भी ऐसा सुनने में आया था ना, कनाडा का सिटीजन है। तो एक मिनट के लिए मान लेता हूं, मुझे नहीं पता न्यूज सही है गलत है, जो भी है, ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आता रहता है ना, उन पर मैं बिलीव नहीं करता। चलो शायद वो न्यूज सही हो, अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजन है, तो अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजन है, बट वो रेजिडेंट किसका होगा? इंडिया का। सर ये पता कैसे किया? ये अभी नहीं बताऊंगा, चैप्टर 2 में बताऊंगा। तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2020 ने इस चैप्टर के अंदर भी बहुत मेजर अमेंडमेंट करी है। तो आप तो पहली बार ऐसे आए हो, यूजुअली क्या होता है ना, पहले 1-2 चैप्टर के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होती, सब स्मूथ चलता है। आपके साथ ऐसा हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2020 ने पहले चैप्टर में भी एक अमेंडमेंट ले आया टैक्स रेट्स में, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी क्या आ गई? एक अमेंडमेंट आ गया। इसी वजह से मैं आपको इनकम टैक्स की बुक दे नहीं पाया हूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस का अपडेशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही जल्दी आपको बुक मिल जाएगी।
ठीक है, क्योंकि पहले पहले चैप्टर्स के अंदर ही क्या आ गया है, अमेंडमेंट आ गया है, उस वजह से वो सारे क्वेश्चंस अपडेट करने पड़ते हैं। मुझे अमेंडमेंट छोटी सी आती है, बट क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, उन सब में सबके अंदर फिगर्स बदलती हैं, सारा कुछ चेंज होता है, तो उसमें टाइम लगता है मेरे को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा मुझे बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का जो काम है, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम निकालने से पहले होता होगा या इसके बाद होता होगा? पहले होता होगा या बाद में? पहले होता होगा। तो अब मैं यहां पर बोलूं तो हमारे लिए एक चीज और आ गई यहां पर, चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद आप देखोगे कि जब मैं इस पर्सन की 5 हेड्स ऑफ इनकम निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ इसकी इंडियन इनकम लेनी है या इंडियन प्लस फॉरेन इनकम दोनों लेनी है। तो हमारे अब चैप्टर मैंने आपको बताया थे, आगे के चैप्टर 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारे 5 चैप्टर हैं, ऑल्दो मेरी बुक में 5 नहीं 6 हैं, क्योंकि अदर सोर्सेस को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। एक और चैप्टर जो हमारा आ गया वो मैंने क्या कहा, रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया। अच्छा आगे बात करते हैं। कल हमने एक एंट्री 82 पढ़ी थी, कल नहीं परसों पढ़ी होगी, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलती थी वो? टैक्स ऑन एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लॉ मेकर्स को, हमारी पार्लियामेंट को पावर दी, उसने कहा किसी भी इनकम पे टैक्स लगा लेना, एक इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा जब सेक्शन 4 पढ़ा हमने लेवी का, उसके अंदर कहीं पर हमने एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड किया था? सेक्शन 4 में बोला इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। टोटल इनकम वहां पे बाहर किया या नहीं किया? नहीं किया। बट अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगा दिया तो क्या मेरा इनकम टैक्स एक्ट टू दैट एक्सटेंट अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। ऐसी सेम प्रॉब्लम जिन्होंने जीएसटी पढ़ लिया है उनको याद होगा, जीएसटी में भी आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाने की पावर नहीं दे रखी, और उनको हमने लेवी के समय बाहर कर दिया था। सेक्शन 9(1) में जब जीएसटी का लेवी लाते हैं ना, वहीं लेवी करते समय हम क्या करते हैं, जीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? पावर ही नहीं है भाई हमारे पास। मगर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं किया हमने। इनकम टैक्स में हमें आइडियली क्या करना चाहिए था, इनकम टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन टोटल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। ऐसा क्यों नहीं किया? जब सेक्शन 10 के अंदर हम आए ना, सेक्शन 10 के अंदर हमने पहला बनाया 10 क्लॉज 1, और गेस करो 10 क्लॉज 1 क्या होगा? 10 क्लॉज 1 सबसे पहले हमने कहा बाकी चीजें बाद में, उसको एग्जेम्प्ट करो जिसको अगर गलती से टैक्स कर दिया तो हमारा एक्ट क्या बन जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम पे लेवी तो आता है बट उसकी कलेक्शन क्या कर रखी है? माफ। बट इससे हमारा एक्ट अल्ट्रा वायर्स नहीं बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हम उस पर टैक्स लेते हैं? द आंसर इज नो। बट ये मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप टैक्स के स्टूडेंट हो, आपको रीजन भी लिखना होता है अपनी आंसर के अंदर। तो वहां पर अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, रीजन क्या लिखते हो? इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज देयर इज नो लेवी ऑन जीएसटी। यहां पर एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, रीजन क्या लिखोगे? देयर इज लेवी ऑफ इनकम टैक्स बट इट इज एग्जेम्प्ट अंडर 10 क्लॉज 1। अब हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कितनी परसेंट जनता है? बहुत सारी बोल दो परसेंटेज नहीं। पहले होता था सीपीटी के अंदर ना एक अलग, वैसे तो आपका 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स आजकल बदल गई है ना, मैंने सुना है इंडियन इकोनॉमी से आती है जहां पर आपको डेटा पढ़ाया जाता है, तो ये डेटा आई एज्यूम वहां पर पढ़ाया जाता होगा। एक वो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तीनों के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है परसेंटेज वो भी पढ़ाई जाती है, और तीनों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर की खास बात हमारे देश में ये है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में जितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% होंगे। मैं जब सीपीटी, पहले एक जमाने में ना सीपीटी में भी पढ़ाया जाता था ये, तो मैं उस समय ये सारे परसेंटेजेस मेरे को ऐसे याद होती थी, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए सब याद रखना पड़ता था। शुक्र है भगवान का सीपीटी से जब फाउंडेशन में आया तो ये सिलेबस हट ही गया, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, बच्चा तो छोड़ के चला जाता था। जैसे तुमने बीसी का चैप्टर 3 छोड़ दिया था, जैसे तुमने बीसी का चैप्टर 3 छोड़ दिया, बच्चा वो छोड़ के चला जाता था, टेंशन मेरे लिए आ जाती थी। तो शुक्र है भगवान का वो सब्जेक्ट हट गया। बट उस जमाने में मेरे को अभी तक याद है, सीपीटी की में जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी थी, 46% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट इन जीडीपी इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 15 to 20%, 17 था या 18। हमारे देश में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, मगर लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्रीकल्चर। और टर्जरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का टर्जरी सेक्टर में जाओगे ना आप, तो वहां पर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द टर्जरी सेक्टर इज सबसे कम,
20% से भी नीचे, बट द शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 40 to 50%। इसलिए हर बंदा आज की डेट में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना चाहता है, क्योंकि पैसा ज्यादा है बट नंबर ऑफ पीपल इस पे डिपेंडेंट अभी कम है, इसलिए ये लुक्रेटिव है अभी, ठीक है, हमारे देश में। तो एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम को 10(1) में एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और मैं 1 मिनट के लिए नंबर लेके चलता हूं, 45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो तुम्हारे देश में 45% पॉपुलेशन तो वैसी मौज ले गई। कैसे नो? तुम्हारे देश का मतलब ही क्या रह गया? 55%, क्योंकि 45% 10(1) लिखते ही एग्रीकल्चर इनकम कमाने वाले लोग, क्या वो इनकम टैक्स से बाहर हो गए या नहीं हो गए? यस। सर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, वो पढ़ेंगे, सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड होगा, 2(1)(a) होगा। इनफैक्ट हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को निपटाया है, 10 में भी (1) एग्रीकल्चर को रखा है, और 2 में भी एक ही वजह से, अल्फाबेटिकली एग्रीकल्चर ए है ना, 2(1)(a) किसका डाला है? एग्रीकल्चर। तो अभी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन नहीं बता रहा, बट हम एक चीज पता लग गई, एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। तो हमें एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन पढ़नी है। अच्छा, सरकार पहले कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है जी, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लिया तो क्या हो गया, बाकियों से ले लेंगे, मगर धीरे धीरे सरकार को यह बात अटकने लग गई। उसने कहा देश की 45% जनता टैक्स पे नहीं कर रही, उसने कहा हम तो कुछ करना चाहिए। हमने कहा तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें पावर ही नहीं दिया। मगर मैंने कहा देश टैक्स का दूसरा नाम क्या है? लालच। फिर लालच चाहिए इनको, उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा यार एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने के लिए। और जब लालच हो जाती है ना, लालच के बाद तो सरकार कहीं ना कहीं से कोई लूपहोल निकाल ही लेती है। जैसे मैंने जीएसटी में बताया था, एक चीज मैं बाकियों को भी बता देता हूं, सर्विस टैक्स लगाया गया था 1994 में। सर्विस टैक्स 1994 में आया था। किसने लगाया था? मनमोहन सिंह जी ने लगाया था, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय आप सबको पता है 1991 में देश अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा था, मतलब ऐसे जैसे हमारी जीडीपी आज की डेट में नेगेटिव चल रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो टेम्परेरी फेज आया था, बट उस समय सच में बेकार चल रहा था, तो सरकार को नई रेवेन्यू चाहिए थी। उस समय मनमोहन सिंह जी ने बोला हम सर्विसेज पे भी क्या लगाएंगे? टैक्स। बट मैं आपको बताऊं, यूनियन लिस्ट में कोई एंट्री नहीं थी जिसमें सर्विसेज टैक्सेबल हो सकती थी। जैसे एंट्री 82 इनकम टैक्स लगाती है, यूनियन लिस्ट में कोई एंट्री नहीं है जो सर्विस टैक्स लगाने की पावर देती थी। मगर सरकार की जिद है, सरकार की लालच है, सरकार ने क्या बोला, यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है, एंट्री 97। कौन सी एंट्री है वो? जीएसटी वालों को बताया था, बताओ कौन सी एंट्री है? कोई है ही नहीं जीएसटी वाला, या बेइज्जती करा रहे हो मेरी? एंट्री 97 है, रेजिडुअल एंट्री। वो कहता है एनी मैटर विच इज नॉट देयर इन स्टेट लिस्ट एंड विच इज नॉट देयर इन कंकरेंट लिस्ट, वो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा? यूनियन लिस्ट। मनमोहन सिंह जी ने बोला सर्विसेज ना तो यूनियन लिस्ट में लिखी है, सर्विस पे टैक्स लगाना ना तो स्टेट लिस्ट में लिखा है और ना ही कंकरेंट में लिखा है, इसलिए एंट्री 97 को यूज करके हम सर्विसेज पे क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं। और दैट्स हाउ सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल लिया, सरकार अगर पीछे पड़ जाए तो वो लूप होल तो ढूंढ ही लेती है। वैसी एग्रीकल्चर इनकम के लिए कोई लूप होल ढूंढा होगा? यस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे दैट ऑल्दो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट सरकार ने कहा जिस भी पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम भी होएगी और नॉन एग्रीकल्चर भी होएगी, उसके ऊपर टैक्स निकालने का तरीका कुछ अलग तरह का है। और जब हम पढ़ेंगे इस तरीके को, आपको समझ में आएगा बेटा ये तो खेल गए। ये खेल क्यों गए? इन्होंने कोई ऐसा तरीका निकाला कि असली में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं भी लग रहा, बट इनडायरेक्टली लग भी गया। तो ये चीज हम कहां पढ़ेंगे? एक और चैप्टर जोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मैंने एक अलग से चैप्टर बना दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम ऑल्दो इट इज वन ऑफ द एग्जम्पशंस, वन ऑफ दी मेनी एग्जेम्पशंस इन सेक्शन 10, मगर एग्रीकल्चर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार का दिल जल रहा था इसको देखकर, एग्जेम्प्ट में देखकर। तो सरकार ने कोई ऐसी तिगड़मबाजी करी, कोई ऐसा इनडायरेक्ट तरीका निकाला, जो हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर के अंदर। तो अब हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर 3 क्या हो गया? एग्रीकल्चर इनकम। एग्जेम्पशंस भी हम थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे चैप्टर 4 के अंदर, और फिर हमारे क्या आ जाएंगे? 5 हेड्स ऑफ इनकम। इस तरह से हमारा सिलेबस बनता गया। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, हमें पता लगता जा रहा है हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम वैसे तो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पशंस चैप्टर के अंदर ही, आईसीआई के मॉड्यूल में एग्जाम्पशंस में एग्रीकल्चर इनकम को समझाया हुआ है। मैंने कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम्पशन एक अलग से चैप्टर बना दिया। हार्डली 2 क्लास लगेंगी, बट इसका अलग चैप्टर बना दिया। बात समझ में आ रही है? यहां तक हमारी डिस्कशन हो गई। अब मुझे बताओ, अभी तक इस सारे प्रोसेस में क्या हमने नहीं पढ़ा? किसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी? पर्सन। तो अब स्टार्ट करते हैं पर्सन की डेफिनेशन। हु इज अ पर्सन? हु इज अ पर्सन?
क्योंकि पर्सन जब बनेगा आगे पर्सन के ऊपर ही टैक्स का लेवी आएगा। कोई पर्सन अगर पर्सन ही नहीं है, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस पर लेवी ही नहीं आएगा। अच्छा, पर्सन में पहली चीज जो पक्का पक्का होएगी वो क्या होएगी? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को हम लीगली बोलते हैं इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल तो पक्का पक्का क्या होगा? पर्सन की डेफिनेशन में होगा। अच्छा, अगर आप साइंस स्टूडेंट होते या आपसे मैं 11th क्लास से पहले बात कर रहा होता तो आप कहते हैं पर्सन मतलब इंडिविजुअल, बात खत्म। मगर अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है पर्सन जरूरी नहीं लिविंग पर्सन हो, पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो अगला पर्सन में कौन होगा? ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन है हमारा? कंपनी। तो कंपनी भी पर्सन के डेफिनेशन में होगा। अच्छा, मुझे बताओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला एवीजे प्राइवेट लिमिटेड और संचित ग्रोवर क्या अलग अलग लोग हैं या नहीं है? यस। मैं कौन हूं? मैं इंडिविजुअल हूं, और एवीजे प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी है। सर, इससे फर्क क्या पड़ता है? हर वो पर्सन जो इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन बनता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या लिविंग हो, उसको एक अलग रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और जब आप इनकम टैक्स के अंदर अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? पैन मिलता है। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या एवीजे प्राइवेट लिमिटेड का पैन अलग होगा? यस। क्या संचित ग्रोवर का पैन अलग होगा? यस। मेरा और एवीजे प्राइवेट लिमिटेड का पैन अलग होगा। आप जो फीस दे रहे हो वो असली में मेरी इनकम नहीं है, वो किसकी है? एवीजे प्राइवेट लिमिटेड की। और मैं एवीजे प्राइवेट लिमिटेड से या तो सैलरी लेता हूंगा या डिविडेंड लेता हूंगा, मेरी इनकम वो है। इसलिए मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में कोचिंग फीस नहीं आती, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिविडेंड इनकम आती है या फिर सैलरी इनकम। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ एवीजे प्राइवेट लिमिटेड एंड एवीजे प्राइवेट लिमिटेड एंड मी आर सेपरेट लीगली। We are separate. The fees which is paid by you is included in the income of AVJ Private Limited. एक पैन AVJ Private Limited का है, इसकी इनकम टैक्स रिटर्न अलग जाती है, इसका इनकम टैक्स कंप्यूट अलग होता है। एक रिटर्न संचित ग्रोवर की है, उसकी रिटर्न अलग जाती है, उसका पैन अलग है। यहां तक समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया, AVJ Private Limited ने लेट से 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, उस पर AVJ Private Limited के पैन के अंदर हमने टैक्स पे किया। जब डिविडेंड बटा तो संचित ग्रोवर के हाथ में क्या हो गया? वो इनकम बन गया, क्योंकि संचित ग्रोवर अलग है, एवीजे प्राइवेट लिमिटेड अलग है। अच्छा, अब मुझे यहां से कहानी शुरू होती है। ये तो सिंपल थी कहानी, आगे कहानी बताओ। पार्टनरशिप फर्म पता है आपको? पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप 11th क्लास से सुनते आ रहे हो, और इनफैक्ट फाउंडेशन में तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ भी लिया, वो अलग बात है, छोड़ के चले गए हो तो तुम्हारी गलती। मगर पार्टनरशिप, आई एम एज्यूमिंग पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता है आपको। अब मैं यहां पर 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं। ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, इन्होंने मिलके एक फर्म बना ली एबीसी एसोसिएट्स। मुझे अपनी नॉलेज को यूज करके बताओ, क्या एबीसी एसोसिएट्स और मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सेपरेट लीगल एंटिटी हैं या एक ही एंटिटी है? क्या फर्म के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट चलता है? नहीं। बीसीके में पढ़ा था, बीसीके में नहीं पढ़ा होगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा होगा। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है? क्योंकि आप पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हो, कल को फर्म की लायबिलिटी पे करनी है तो क्या पार्टनर को लायबल किया जा सकता है पर्सनली? अगर फर्म ने 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी पे करनी है, फर्म के सारे एसेट्स बिक गए, क्या पार्टनर के एसेट्स को बेचा जा सकता है? यस। आप बोलते हो एवरी पार्टनर इन अ फर्म इज separately and क्या बोलते हो jointly liable for the liabilities of the firm. That is why we say firm ही पार्टनर है, पार्टनर ही फर्म है। अच्छा, अगला सवाल, क्या पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे कोई एसेट होल्ड कर सकती है? Can the title of a building be in the name of a partnership firm? No. But can the title of a building be in the name of company? एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो एक लैंड खरीद सकती है, प्लॉट ऑफ लैंड, वो एक बिल्डिंग खरीद सकती है, मगर एक पार्टनरशिप फर्म बिल्डिंग खरीद नहीं सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई एंटिटी नहीं होती। अच्छा, आप रिलायंस पे केस कर सकते हो क्योंकि रिलायंस इज आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या आप एबीसी एसोसिएट्स पे केस कर सकते हो? नहीं। अगर आपने एबीसी एसोसिएट्स पे केस किया तो इन एक्चुअल डिफेंडेंट कौन है, केस कौन लड़ रहे हैं? ए, बी और सी, क्योंकि एबीसी एसोसिएट्स का तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। तो मुझे बताओ, क्या पर्सन के डेफिनेशन में पार्टनरशिप फर्म लिखी होनी चाहिए? नहीं लिखी होनी चाहिए, मगर लिखी हुई है। लिखी नहीं होनी चाहिए, पहले मैंने प्रूव किया कि लिखी नहीं होनी चाहिए, मगर इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे क्या क्रिएट हुई है? डीमिंग फिक्शन। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला मुझे नहीं पता पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है,
हमारे इनकम टैक्स एक्ट के लिए पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। यानी अभी आप सबने ही मुझे बोला एबीसी और एबीसी एसोसिएट्स ये अलग अलग लोग नहीं है, ये सेम लोग हैं, मगर मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट के लिए आज से दिमाग में सेट कर लो, एबीसी एसोसिएट्स का पैन अलग आएगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का पैन अलग आएगा। फर्म ने जो इनकम कमाई है वो फर्म के हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल। वो एबीसी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो किसकी बनेगी? फर्म की बनेगी। तो फर्म को एक सेपरेट स्टेटस दे दिया। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ जनरल लॉ, दिस इज बिकॉज ऑफ डीमिंग फिक्शन। तो पहली डीमिंग फिक्शन जो हमने क्रिएट करी, हमने क्या कर दिया, एक फर्म और पार्टनर को अलग अलग पर्सन मान लिया, जो कि इन जनरल नहीं होते, सिर्फ इनकम टैक्स में हुआ। अच्छा, एक और फॉर्म पढ़े थी आपने, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बट एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट इसके अंदर जैन, सिख्स, पारसी सब कवर हो जाते हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सारे जो भी प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं, दे कैन क्रिएट अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, पढ़ा है ना? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म कैरिड ऑन बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसी लाइन होती है ना कुछ, देखो आज भी याद है मुझे। तो HUF, अच्छा, कंपनी बनाने के लिए पूरा प्रोसीजर है जो अभी आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे। पढ़ना शुरू कर दिया या पढ़ोगे? अभी क्या शुरू हुआ है आपका लॉ के अंदर? कंपनी लॉ शुरू हुआ है। अभी तो इस चैप्टर तक पहुंचे नहीं होगे ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चलो पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी बनाने का पूरा प्रोसीजर होता है, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा पता भी होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसको ROC के पास जाकर रजिस्टर करते हैं, फिर ROC एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। दैट्स हाउ कंपनी इज फॉर्म्ड। यानी कंपनी को बनाने का एक लीगल तरीका है। HUF का मेंबर बनने का क्या तरीका है? HUF का मेंबर बनना सबसे आसान, सिर्फ क्या करना है? पैदा होना है। और पैदा होने के लिए भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिर्फ पैदा होते ही क्या हो जाएगा? HUF के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। यहां पर ऑटोमेटिक मेंबरशिप आती है, और कहां से आती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। आज तक हमारे देश में HUF के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना। HUF के ऊपर जितना भी लॉ है, या तो वो कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर है, या फिर थोड़ा बहुत कहां लिखा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी HUF बनाने का प्रोसीजर, उसकी राइट्स वगैरह नहीं लिखी, HUF के पार्टीशन का तरीका लिखा है। तो HUF बनती कैसे है, ये किसी एक्ट ने तरीका ही नहीं बताया। इसलिए हम बोलते हैं HUF इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय बर्थ इन अ फैमिली। जिस दिन हम पैदा हुए, हम अपनी फैमिली की HUF का क्या बन गए? पार्ट बन गए। अच्छा, अब मैं बताओ, आई एम पार्ट ऑफ द HUF ऑफ माई फादर। मेरे फादर की जो HUF है, उस HUF का मैं पार्ट हूं, ऑटोमेटिकली बन गया। क्या मेरी खुद की कोई HUF है अभी तक? क्या मेरी खुद की HUF है? अभी तक मेरी HUF नहीं है। HUF ऑटोमेटिकली उस दिन क्रिएट होती है जिस दिन एक पर्सन की पूरी फैमिली बन जाए, मतलब हस्बैंड, वाइफ और एटलीस्ट वन चाइल्ड। अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एन HUF, मेरी खुद की कोई HUF नहीं है, बट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ HUF ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब फादर या ग्रैंडफादर की HUF। Which leads me to my next question, can a person be a member of more than one HUF? Yes, एक पर्सन की एक से ज्यादा HUF का मेंबर हो सकता है। ही मे बी अ मेंबर ऑफ द HUF बिलोंगिंग टू हिज फादर, जिसके कर्ता उसके फादर हो, और उसकी खुद की भी क्या हो सकती है? एक HUF हो सकती है। क्लियर और नॉट? अच्छा, अब HUF के ऊपर आपकी इनकम क्या कहते हैं, बुक के अंदर इनकम टैक्स वाली जो ICAI का मॉड्यूल है, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हैं विच आई फील इज नॉट रेलेवेंट। मैंने आपकी बुक में रिप्रोड्यूस नहीं की, बट मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं। HUF में दो तरह के लोग होते हैं, को पार्टनर और मेंबर्स। दोनों में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर ऑफ एन HUF एंड को पार्टनर ऑफ एन HUF? कभी कहीं पढ़ा हो? दोनों होते तो मेंबर हैं, दोनों को प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता है, दोनों को प्रॉफिट्स के अंदर राइट होता है, मगर जो मेंबर को पार्टनर होता है ना, वो HUF का पार्टीशन डिमांड कर सकता है, और जो मेंबर सिर्फ मेंबर होता है वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकता। तो सर HUF के अंदर कौन को पार्टनर होगा, कौन मेंबर होगा? एक बार के लिए मान के चलते हैं, ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के साथ उसकी वाइफ है मिसेज एक्स, ठीक है? यूजुअली एल्डेस्ट मेल मेंबर HUF का करता होता था, मगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, अब फीमेल मेंबर भी क्या है? करता बन सकती हैं। पहले एक जमाने में सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली HUF के पार्ट होते थे, बट अब इस फैमिली में मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या हो जाएंगे? इसका पार्ट। तो इनका एक सन है, एक डॉटर है। अब ये चार लोगों की क्या है? HUF, और चारों कौन है? को पार्टनर है, चारों को पार्टनर है। लेट अस सपोज इस सन की शादी हो गई और अब डॉटर इन लॉ भी आ गई। क्या डॉटर इन लॉ इस HUF का पार्ट बनेगी या नहीं? यानी कि अभी हमने बोला HUF पार्ट बनने का एक तरीका क्या है? पैदा होना।
सन एंड डॉटर बिकेम पार्ट ऑफ दिस HUF बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। माई क्वेश्चन टू यू इज, मेरे को तो उम्मीद था आप सबको आंसर पता होगा, बट कोई नहीं, डॉटर इन लॉ विल शी बी अ मेंबर ऑफ दिस HUF ऑफ मिस्टर एक्स? यस, डॉटर इन लॉ। दूसरा तरीका जिसमें आप किसी HUF के पार्ट बन सकते हो वो क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज। सो आइदर बर्थ और मैरिज, ये दो तरीके हैं जिससे आप HUF के पार्ट बन सकते हो। डॉटर इन लॉ विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ HUF। अच्छा, ये जो डॉटर इन लॉ है ये किसी और फैमिली में, मान लो मिस्टर वाई है, उस फैमिली में डॉटर होएगी? तो अगला सवाल, अगर एक लड़की की शादी हो गई, वो जिस फैमिली में जा रही है, इन लॉज की फैमिली, वहां की भी HUF की पार्ट बन गई, बट जो अपनी खुद की फैमिली थी, क्या उसका पार्ट भी रहेगी या नहीं रहेगी? उसका भी रहेगी। अब आप लड़के सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो इधर इस HUF का भी पार्ट बन गई, इसकी भी बन गई। अब क्योंकि ये इसकी को पार्टनर थी, अपनी फैमिली की को पार्टनर होगी, इसलिए अब जिस फैमिली में शादी हो रही है ये वहां की को पार्टनर नहीं है, ये वहां की सिर्फ क्या होगी? मेंबर होगी। दोनों जगह को पार्टनर बना देंगे तो बहुत ज्यादा राइट दे देंगे। लड़का क्योंकि उसी फैमिली का ही को पार्टनर रहेगा, वो तो किसी और फैमिली का को पार्टनर बन नहीं सकता, मेंबर बन नहीं सकता। तो लड़की को हमने क्या बोला? व्हेन शी बिकम्स अ डॉटर इन लॉ इन सम अदर फैमिली, शी विल ओनली रिमेन अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली, शी विल नॉट बी अ को पार्टनर ऑफ द फैमिली, बट इवन आफ्टर मैरिज शी विल कंटिन्यू टू बी द को पार्टनर ऑफ द फैमिली इन विच शी वाज बोर्न। सिमिलरली ये मिस्टर एक्स की डॉटर थी, शी विल कंटिन्यू टू बी दी को पार्टनर ऑफ दिस HUF इवन इफ शी इज मैरिड। ये हल्का सा डिफरेंस है को पार्टनर और मेंबर का। मेंबर कैन नॉट डिमांड पार्टीशन ऑफ HUF, को पार्टनर कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ HUF। ये तब है जब पार्टीशन वाली स्टेज आएगी। हाँ जी बताओ। कर्ता मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते, मतलब इसके ऊपर जजमेंट्स होंगी। हर एक चीज मैंने कहा ना लॉ के अंदर नहीं लिखी, इसके ऊपर भी कोई जजमेंट होएगी। जितना प्राइमा फेसाई मैंने पढ़ा है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, मेरे हिसाब से वो कर्ता नहीं बन सकती। बाकी इस पे कोई जजमेंट हो अलग से, आई डोंट नो। हाँ जी, अडॉप्टेड है। हाँ, उस केस में भी है, मतलब वो वंस ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो वो पार्ट बन सकता है उसका। हाँ, ये उसकी भी कंटिन्यू, शी विल कंटिन्यू टू बी रिमेन दिस। और इसके अंदर वो क्या रहेगी? को पार्टनर रहेगी, मेंबर रहेगी। इसके अंदर मिसेज एक्स क्या रहेगी? मेंबर ही रहेगी। बट फिर उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इन्होंने पूछा क्या ये कर्ता बन सकती है या नहीं बन सकती, जहां तक मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है, अलाउ कर दिया। बाकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। HUF इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। कभी जिंदगी में LLB करो, हिंदू सक्सेशन एक्ट डिटेल में पढ़ो, उसकी जजमेंट्स पढ़ो तो पढ़ लेना। आप सारे कहने तो आपने तो LLB करी है, भाई मैंने आखिरी दिन पढ़ के जाता था, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने LLB सिर्फ इसलिए करी है, नॉट बिकॉज मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ना चाहता था, बट ओनली बिकॉज दैट जब मैं टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूं, अगर कोई हाई कोर्ट का केस आ जाता है तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट। बस मैं इस पर्पस के लिए LLB कर ली। मेरा LLB करने का पर्सपेक्टिव सिर्फ यही था कि मेरे को टैक्स में प्रैक्टिस करनी है, तो LLB मैं सिर्फ टैक्स पर्सपेक्टिव से कर रहा था, ना कि इसलिए ये सब्जेक्ट पास करने पड़ते थे। तो वो जैसे आप BCom में पास करते हो, मैं वैसे LLB में पास करता था। तो मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे हिंदू सक्सेशन एक्ट की बहुत नॉलेज होएगी। हाँ, मैंने इसका पेपर पास किया है, मार्क्स देखने हैं तो मैं एक बार चेक करके देख के बता दूंगा, बट पास हूं। ठीक है, तो अब HUF की इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं। अब ये सर ये HUF बन सकता है को पार्टनर, मेरा कहने का भाव ये है। अच्छा, इसके अंदर बुक में पढ़ोगे तो यहाँ पर ये लिखा होगा इंडिया में 2 सिस्टम चलते हैं, दया भागा सिस्टम और मितिक शरा सिस्टम। ये भी पढ़ा होगा कहीं पर आपने 11th क्लास में। दया भागा सिस्टम कहाँ चलता है? सिर्फ आसाम में और वेस्ट बंगाल में। वहां पर एक पर्सन, बेशक अगर किसी का बर्थ हो गया है, वो तब तक मेंबर नहीं बनेगा जब तक उससे ऊपर वाली क्या कहते हैं जनरेशन जिंदा है। यानी जब तक एक फादर जिंदा है, एक ग्रैंडफादर की HUF है, फादर अभी जिंदा है, तो उस फादर के नीचे फर्दर सन या डॉटर हुए, वो तब तक मेंबर नहीं बनेंगे जब तक फादर की डेथ नहीं हुई। ये दया भागा सिस्टम है। मितक शारा सिस्टम में क्या है? इवन इफ पहले वाली जनरेशन जिंदा है, जो नई जनरेशन थर्ड जनरेशन आई है, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी? मेंबर बन जाएगी। तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। दिस इज ऑल फॉर नॉलेज पर्पस, दिस हैज नथिंग टू डू विद टैक्सेशन। अब बात करते हैं टैक्स के लिए रेलेवेंट क्या है। मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि ICAI का स्टडी मटेरियल ना, उसमें ये सारा कुछ दे रखा था। ऑल दो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, बता रखा था, मैंने भी बता दिया। HUF, मुझे बताओ बेस्ड ऑन योर नॉलेज, क्या HUF का इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है? क्या HUF सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं? किसी ने क्वेश्चन पूछा बहुत टेक्निकल सा, अगर सर सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाए एक्सेप्ट डॉटर इन लॉ, तो क्या HUF डॉटर इन लॉ में हेड बन सकती है? सॉरी, खुशबू है ये भाई, मुझे नहीं आती इतनी डिटेल में हिंदू सक्सेशन एक्ट, मेरे से मत पूछा करो ऐसे। और कल को तुम कंपनी लॉ के क्वेश्चन ही पूछने लग जाओगे। अभी मैंने कंपनी बोला, आपने नहीं पूछा सर कंपनी बनाने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर है, तो जब वो नहीं पूछ रहे तो ये भी मत पूछो ना फिर मेरे से।
मैं टैक्स का टीचर हूं, ठीक है। तो एचयूएफ में अब हाँ मैं क्या कह रहा था, मेरा सवाल आपसे है एचयूएफ की क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती? इनकम टैक्स के अंदर होती है। इनकम टैक्स तो मैं बता दूंगा, चलो वो मैंने बीसीके में आपको बता दिया था तो अलग बात है। बट इन एचयूएफ की इन जनरल अदर लॉस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, अगर किसी ने मान लो एचयूएफ ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, एचयूएफ को लायबल करोगे या कर्ता को लायबल करोगे? कर्ता इज पर्सनल लायबल। और जहां पर भी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है वो कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है। तो क्या एचयूएफ की जनरल लॉ के अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। क्या एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा सकती है? नहीं, कर्ता होल्ड करता है बेसिकली। मगर पर्सन की डेफिनेशन में इनकम टैक्स में हमने किसको जोड़ दिया? एचयूएफ को। यानी अगली डीमिंग फिक्शन हमने क्या क्रिएट करी? फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी, उसका पैन अलग आएगा और जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग कर्ता वो क्या हो जाएंगे? वो अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो सेपरेट एंटिटी है, उनका पैन अलग आएगा। ये जनरल लॉ में नहीं है, पार्टनरशिप में भी जनरल लॉ में अलग नहीं होते। ये इनकम टैक्स क्या करता जा रहा है? डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर करके क्या कर रहा है? एचयूएफ को भी सेपरेट एंटिटी बना रहा है और फर्म को भी क्या बना रहा है? सेपरेट एंटिटी बना रहा है। अब एचयूएफ का अलग पैन हो जाएगा। सर अच्छा, फर्म का तो एक अलग नाम बना लिया एबीसी एसोसिएट्स, आपने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। बट हाँ, अगर ओरल होगी तो कुछ नुकसान होते हैं, रिटर्न होती है तो कुछ फायदे होते हैं। आई एज्यूम आप सबको पता होंगे। हाँ बोलो ना। हाँ, फाउंडेशन क्लियर करिए, ऐसे नहीं तुम्हारी मार्कशीट मंगवा लूंगा मैं तुम्हारे लॉगिन आईडी पासवर्ड पता करके मैं मार्कशीट मंगवा लूंगा, चेक करने के लिए पास हुए भी हो या नहीं हुए, और ना हुआ मैं तुम्हारी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लूंगा, चेक करो कैसे हो गए ये। तो मुझे एक बात बताओ, हम आपने मेरे को बताया कि हाँ रजिस्ट्रेशन यूजुअली पार्टनरशिप फर्म प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड ही होती हैं, उनका नाम मैंने बना दिया एबीसी एसोसिएट्स। एचयूएफ के केस में तो कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं करानी किसी रजिस्ट्रार वगैरह के पास, तो एचयूएफ का नाम क्या होता है? मैंने जब बोला मैं अपने फादर की एचयूएफ का पार्ट हूं, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एचयूएफ? क्या एचयूएफ का कोई नाम होता है? यूजुअली ना प्रैक्टिकली एचयूएफ का नाम उसके कर्ता के साथ ही चलता है। यानी मिस्टर एक्स बोलोगे तो इसका मतलब इंडिविजुअल मिस्टर एक्स, और अगर हम लिख दें मिस्टर एक्स एचयूएफ, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एचयूएफ इन विच मिस्टर एक्स इज द कर्ता। तो एचयूएफ का नाम अलग नहीं होता, एचयूएफ का नाम हम ऐसे लिखते हैं मिस्टर एक्स एचयूएफ। तो यहां पर ध्यान देना, मिस्टर एक्स एक अलग पर्सन बन गया और मिस्टर एक्स एचयूएफ क्या बन गया? एक अलग पर्सन बन गया, क्योंकि वो एचयूएफ का नाम हम रेफर कर रहे हैं। एचयूएफ इज जनरली रेफर टू बाय द नेम ऑफ द कर्ता, जबकि फर्म के अंदर हम क्या करते हैं, अगर चाहें तो एक अलग नाम रख सकते हैं। अब मैंने यहां पर आपको पॉइंट 3 और 4 में बताया दैट डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके हमने क्या किया, फर्म को अलग मान लिया, पार्टनर को अलग मान लिया, एचयूएफ को अलग मान लिया, मेंबर्स को अलग मान लिया। अच्छा, आप सबने पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़े होंगे, 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे, वहां नहीं पढ़े होंगे तो फाउंडेशन में पढ़े होंगे, और वहां भी नहीं पढ़े तो फिर आप यहां नहीं बैठे होगे, फिर शायद बच्चा फाउंडेशन का रीअपियर अटेम्प्ट दे रहा होगा। तो फाउंडेशन हर किसी ने पढ़ लिया होगा पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट जब बनते हैं, यहाँ रेवेन्यू होती है, लेट से 50 लाख की रेवेन्यू है, 25 लाख के खर्चे हैं, 30 लाख के खर्चे कर देता हूं, 30 लाख के खर्चे हैं, लास्ट में 20 लाख का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अभी हमने पढ़ा, ये प्रॉफिट किसका है? फर्म का प्रॉफिट है। इसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? फर्म पे करेगी। अच्छा, ये प्रॉफिट का क्या करते थे अकाउंट्स के अंदर? जब ये प्रॉफिट आता तो क्या करते थे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। हम कहते थे ए और बी दो पार्टनर है, 50-50% के 10 लाख ए ले गया, 10 लाख बी ले गया, इनके कैपिटल अकाउंट में भेज देते थे। बेसिकली हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था फर्म का उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में। यस और नो? अब सवाल समझ गए होंगे कुछ बच्चे, जो नहीं समझे मैं बता देता हूं। फर्म का प्रॉफिट है 20 लाख, इसके ऊपर फर्म ने ऑलरेडी क्या किया, फर्म का अलग पैन है, फर्म ने इस पे जो भी टैक्स रेट है, अभी पढ़ाई नहीं मैंने, उस टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे कर दिया। अब ये पार्टनर्स में बटा 10 लाख ए के पास गया, 10 लाख बी के पास गया। मेरा सवाल ये है, क्या ए और बी के हाथ में फिर से टैक्सेबल होगा या नहीं? ए या बी के हाथ में फिर से टैक्सेबल होगा या नहीं? यस, सबने बोला यस, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था एवीजे प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख, मान लो 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से मैंने डिविडेंड रिसीव किया, तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, मैंने कहा क्योंकि डिविडेंड मेरे अपने आप में अलग से इनकम है, तो डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। वहां मेरे हाथ में अगर टैक्सेबल कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि जनरल लॉ के अंदर भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी कंपनी अलग है और पार्टनर शेयर होल्डर अलग है। बट जैसे ही यहां पर
डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके आप पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग बना रहे हो। पार्टनर कह रहे हैं ये तो बहुत नाइंसाफी है यार। क्यों नाइंसाफी है? हमें पार्टनरशिप एक्ट अलग अलग नहीं मानता। कंपनीज एक्ट तो एवीजे प्राइवेट लिमिटेड और संचित ग्रोवर को अलग मानता था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली फार्मिंग, याद है सारा कुछ? सोलोमन वर्सेस सोलोमन तो पूरी जिंदगी याद रहता है। मैं तो सलमान वर्सेस सलमान बोलता हूं भाई वर्सेस भाई तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कहता है एवीजे प्राइवेट लिमिटेड और ये अलग अलग है, वो तो सेटल्ड है। बट पार्टनरशिप में तो तुमने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करी। अच्छा, डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके तुमने इसको अलग पैन दिलवा दिया, ठीक है, सह लेंगे। मगर मुझे ये बताओ, अगर इस इनकम पे फर्म के हाथ में टैक्स करवा दिया और फिर से पार्टनर के हाथ में भी टैक्स करा दिया, फिर आपने डीमिंग फिक्शन का ज्यादा ही नाजायज फायदा नहीं उठा लिया। मतलब डीमिंग फिक्शन क्रिएट करो, ठीक है, मगर उस डीमिंग फिक्शन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। क्योंकि अगर डीमिंग फिक्शन क्रिएट ना करते तो ये 20 लाख एक ही बार टैक्सेबल होता, पार्टनर के हाथ में होता। आपने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके फर्म को अलग कर दिया, ठीक है, हजम हो रहा है, फर्म के हाथ में टैक्स पे करवा दिया, ठीक है। बट अब जब पार्टनर के हाथ में बट रहा है, यहां तो हमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए ना लॉजिकली, तो यहां पर एक एग्जेम्पशन दे दी, सेक्शन 10 क्लॉज 2A। क्या होगा ये एग्जेम्पशन? एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ये एग्जेम्पशन डिविडेंड को नहीं दी, फर्म पार्टनर को दे दी। क्यों दे दी हमने? सोच के देखो, लॉजिकली, मैं लॉजिकली बता रहा हूं ताकि रट्टा ना मारना पड़े। डिविडेंड हमने शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि डिविडेंड को एग्जेम्प्ट करने का कोई लॉजिक नहीं था। नॉर्मल लॉ में भी, कंपनीज एक्ट के अंदर भी फर्म और सॉरी कंपनी और शेयर होल्डर अलग होते हैं। हमने कहा ये बहाना तेरे केस में नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर सेपरेट पर्सन। कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम अलग अलग हो। मगर पार्टनर को हमने बोला जनरल लॉ में वो तुम अलग अलग नहीं थे, हमने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके तुम्हें अलग अलग बनाया है। तुम हमारे साथ में इतनी नाइंसाफी नहीं करूंगा दैट वो 20 लाख पे फर्म से भी टैक्स ले लूं और तुम्हारे में भी कर दूं। इसलिए फर्म से टैक्स ले लिया, बट पार्टनर के हाथ में जब बटा तो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो इन अदर वर्ड्स टैक्स एक बार ही लगाया फर्म के केस में, क्योंकि फर्म इन एक्चुअल एक ही पर्सन है। इनकम टैक्स ने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके अलग अलग कर दिया, बट उस पर टैक्स एक ही बार लगाया। जो थोड़ी देर पहले क्लास में मैंने बोला था, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस, क्या ये उस प्रिंसिपल को फॉलो किया हमने या नहीं? यस सर। कंपनी में तो फॉलो किया नहीं, क्योंकि कंपनी है ही अलग पर्सन भाई, फर्म अलग पर्सन नहीं है। अच्छा, अब मुझे आपसे जवाब मिलना चाहिए, क्या ये सेम चीज जो मैंने फर्म में बोली, क्या ये एचयूएफ में भी होनी चाहिए? कंपनी में नहीं थी, फर्म में मैंने एग्जेम्पशन दी, क्या एचयूएफ में भी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए? यस, क्योंकि जनरल लॉ के हिसाब से एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन नहीं है। तुमने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके एचयूएफ को सेपरेट पर्सन बनाया। तो जब एचयूएफ मान लो 10 लाख रुपए कमाएगी, इसके ऊपर टैक्स एचयूएफ पे करेगी, और जब ये एचयूएफ अपने मेंबर्स में बांटेगी, तो जो शेयर मान लो 2-2 लाख रुपए 5 मेंबर्स को मिला, जो 2 लाख रुपए मेंबर को मिला, क्या वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं। इसके लिए सेक्शन आ गया 10 क्लॉज 2। 3 क्लॉजेज हमने सेक्शन 10 के पढ़ लिए, और तीनों मैंने रटवाइनी लॉजिक से पढ़ाए। 10 क्लॉज 1 क्यों आया? एग्रीकल्चर इनकम। क्या करें जी, मजबूरी है, एंट्री 82 ने परमिशन ही नहीं दी। 10 क्लॉज 2A क्यों आया? पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हमने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके दोनों को अलग अलग बना रखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एग्जेम्प्ट करना है, और 10 क्लॉज 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ। मगर डिविडेंड के लिए ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं। क्लियर है? ब्रेक लेते हैं यहां पर, ब्रेक के बाद अभी पर्सनल डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।